बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ईशा अल्लाह और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। आप सबको सुबह खैर कहेंगे और उम्मीद है आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। सितंबर का महीना है इशाल, और सितंबर का महीना है अपने शोहदा को याद करने का महीना, उनकी कुर्बानियों को, उनकी काविशों को याद करने का महीना। और जब शोहदा की कुर्बानियों की बात हो तो फिर हम मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को कैसे भूल सकते हैं, जिनका 59वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 1965 की जंग हो या कोई भी महाज, कौम के इन बहादुर सपूतों ने ही हमेशा अपने खून से इस पाक धरती की मिट्टी को आबियार किया है। और ऐसी एक मिसाल कायम की मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद ने, जिन्होंने दुश्मन को ऐसी काली ज़रब लगाई है जिसे वो सदियों तक याद रखेगा। और आज है 12 सितंबर, तो 6 सितंबर को जो जंग शुरू हुई थी, यानी कि 6 दिनों तक नाकों चने चबाए मेजर साहब। बिल्कुल जी, वो एक दीवार बने रहे, सीसा पिलाई दीवार बने रहे। मेजर राजा अजीज़ भट्टी 1928 में पैदा हुए थे और 1948 में फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और उसके बाद जो जदोजहद जिसकी बात कर रहे हैं, जो लाजवाल कुर्बानी उन्होंने दी, जिस तरह से जुनेद बता रहे हैं कि वो 6 दिन तक अपने पाकिस्तान के लिए, उसके दिफा के लिए, उसकी बका के लिए दुश्मन के सामने डटे रहे, सीसा पिलाई दीवार बने रहे। और उसके बाद उन्होंने जामे शहादत जब नोश किया तो उन्हें सबसे बड़ा जो हमारी इस वक्त की फोर्सेस का सबसे बड़ा एजाज़ है, एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया उन्हें। और ये इसी तरह के जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने खून की कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद ही तो ये मुल्क अभी तक सलामत, हम कहते हैं ना कि इन्हीं शहदा की वजह से। बिल्कुल, इन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। तो लाहौर के बरकी सेक्टर में अपनी कंपनी के हमरा थे वो, और BRB नहर पर दिफाई फ़राइज़ अंजाम दिए। और बतौर कंपनी कमांडर आपने ख़ुद को अगले मोर्चों पर मौजूद सिपाहियों के साथ रखा ताकि ख़ुद दुश्मन पर नज़र रख सकें। कई दिन तक वो सोए नहीं, खाए पिए बगैर। किन हालात में उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी, इसका अंदाज़ा लगाना भी शायद बहुत मुश्किल होगा। उनके हवाले से, उनकी काविशों के हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले वो देखिए। यही वो शहदा हैं जिनकी कुर्बानियाँ आज तक हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, या हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि उनकी कुर्बानियों के बायस ही पाकिस्तान आज भी उसका झंडा लहरा रहा है। और हम इस फ़ज़ा में खुली, कहते हैं ना, हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। तो वो इन शहदा की बदौलत है, वरना अगर तब ये लोग हमारे लिए कुर्बानियाँ ना देते तो शायद हम यहाँ पर मौजूद ना होते। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए अवाम के मसाइल की। और अवाम के मसाइल में सबसे जो बड़ा मसला है, सर फहरिस्त है, वो है महंगाई का मसला। और कुछ दिन पहले हमने बात की थी खुशखबरी थी मूडीज़ की जो रेटिंग थी, उसके अंदर भी बेहतरी आई थी। और उसके साथ साथ जो एक सर्वे आया है जिसमें हुकूमत भी उसे अपनी कामयाबी करार दे रही है कि महंगाई 3 सालों में पहली बार सिंगल डिजिट में आई है, 9.6 पर महंगाई को लाया गया है। लेकिन क्या वजह है कि वो सम्राट अवाम तक नहीं पहुँच रहे, वो महंगाई में कमी महसूस नहीं हो रही। तो इदारा शुमारियात ने जो रिपोर्ट अपनी जारी की है, महंगाई कम होने के दावे हैं, इसको झूठ करार दिया है अवाम ने। और 9 माह में महंगाई की शरह 33% से कम होकर 9.6% पर होने का जो दावा किया गया था। शहरी कहते हैं कि चीज़ों की कीमतें कम हुई नहीं हैं, सब के सब महंगी हैं। तो फिर ये महंगाई आखिर कहाँ पे कम हुई है? बिल्कुल जी, हर तबका इससे मुतासिर हो रहा है, वो चाहे मुतवस्सित तबका है या फिर वो गरीब तबका है, सब मुतासिर है। इस वजह से बुनियादी अशिया ज़रूरियात जब आपको महंगे दामों मिलेंगी तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि महंगाई की शरह कम हो रही है, सिंगल डिजिट में आ रही है। तमाम चीज़ों के रेट्स पहले से ज़्यादा होते जा रहे हैं। आप अगर सब्ज़ी की बात करें, सब्ज़ी आप नहीं ख़रीद सकते। दालों की बात करें, दालें आप नहीं ख़रीद सकते, वो आपकी पहुँच से दूर है। और हम चिकन, मीट, बीफ किसी की बात कर ही नहीं सकते ना, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं आप वो नहीं दे पा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह जो एक समझ में आती है, वो 2 चीज़ें हैं इसका रीज़न बन रही हैं। एक तो ये है कि बिजली का महंगा होना, जिससे कारखाना चलता है, फ्यूल का महंगा होना, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी है और हर एक चीज़ महंगी है। और इसके असरात फिर महंगाई की सूरत में सामने आ रहे हैं। तो हम मुख्तलिफ नुमाइंदों से जान लेते हैं क्या हालात हैं। कराची, मुल्तान, लाहौर से अपने नुमाइंदगान से हम बात करेंगे। कराची में पहले हमारे साथ हैं रबिया खान। रबिया, कराची में महंगाई के असरात आवाम पर कितने देखे जा रहे हैं, और जो ये हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई कम हो गई, क्या आवाम इसे तस्लीम करने पर तैयार भी है?
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस हर चीज़ जो है वो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। सब्जियों की अगर बात की जाए तो सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं और इस वक्त जो भिंडी का रेट है वो 200 रुपये फ़ी किलो है, जबकि जो प्याज मुसलसल जो इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से टमाटर भी जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है और कुछ इलाकों में जो है वो 160 रुपये भी उसकी कीमत है। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, एम्प्रेस मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि कीमतें कैसे देख रही हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आप ख़रीदारी के लिए यहाँ आई हुई हैं, कीमतें कितनी ज़्यादा देख रही हैं? अगर मुर्गी की कीमत की बात करें तो हर चीज़ कितनी महंगी दिख रही है? मुर्गी के रेट तो अभी 760 चल रहे हैं, मतलब बहुत महंगाई है कि अब जैसे कि हम तो चलो अब अमीर लोग होते हैं वो तो अफोर्ड करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। किस तरह अफोर्ड करें, उन पे ही गुजरती है, किस तरह करें, लोग कमाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन ये हम पे ही दिल जानता है किस तरह करें किस तरह करें। रेट जैसे कि अभी तुरई है, हर चीज़ इस पर रेट बहुत चढ़े हुए हैं, जैसे अभी लहसुन पे पाव चल रहे हैं। इस टाइम पे महंगाई बहुत हुई हुई है कि आदमी का पूरा नहीं पड़ रहा है इस टाइम पे ना। जो दिहाड़ीदार आदमी है वो पूरा नहीं कर पा रहा है इस टाइम। 740 रुपये किलो लिया है मुर्गी, 740 रुपये, बहुत बढ़ के रेट महंगे हो गए हैं ना। पहले चाय चलती थी टिफार वाली, सुप्रीम वाली 500 ग्राम, अभी चल रही है 480 ग्राम, बिजली है 460 ग्राम चल रही है। गरीब आदमी कैसे करेगा? गरीब को बस थोड़े दिन जा रहा है, अब गरीब का एंड होने वाला है या मर। इसलिए बेटा कि गरीबों की कोई ज़िंदगी नहीं है यहाँ पर। अब हर चीज़ पे महंगाई, आप महंगाई कर रहे हो तो कारोबार भी तो लोगों को फराम करो ना, तो वो कुछ नहीं है यहाँ, है ना। बिल्कुल आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया, लेकिन वो बेचारे करें क्या? हुकूमत कोई सपोर्ट करेगी उनको? फजूल है ये सारी बात। आप हमारे कराची से रबिया मौजूद थी और जिस तरह रबिया ने हमें लोगों की क्या राय है इस महंगाई के ऊपर और जो फिगर्स बता रहे हैं हुकूमत के महंगाई कम हो गई है उसके ऊपर हमने देखा कि शहरी जो है वो नाला नज़र आते हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होकर रह गई है। रबिया बहुत शुक्रिया आपका। हम इस वक्त रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान से हमारे साथ मुआज़ मौजूद हैं। मुआज़ यूसुफ, आप क्या कहते हैं, क्या शहरी इस वक्त बता पा रहे हैं कि महंगाई के असरात उन पर किस तरह से पड़ रहे हैं और किस कदर महंगी हो गई हैं चीज़ें पहले से ज़्यादा? जी, मुल्तान में अगर महंगाई की सूरत हाल की बात की जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत कम हो रही हो। हर चीज़ की कीमत आसमान से ही बातें करती हुई दिखाई दे रही है। शहरी यहाँ पर मौजूद है। चिकन या दूसरी चीज़ों की कीमतें क्या चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कीमत चल रही है? चिकन भाईजान 650 रुपये किलो लिया है। और चावल जो है ये पक्की बांसपत्ती है, ये 280 रुपये किलो लिया है। और अंडे 300 रुपये दर्जन है। अच्छा, गर्मियों में भी अंडे 300 रुपये दर्जन है, चिकन आपने 600 रुपये किलो लिए है। अभी तो भाई सर्दी आएगी, अंडे ये 600 रुपये दर्जन जाएंगे। अभी तो कुछ है, देखें आगे क्या होता है। जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। चिकन जो है वो 600 रुपये किलो लेके ये आए हैं, दिखा रहे हैं। हमारे तो शहरी मौजूद हैं। जी बताइएगा, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, चीनी की कीमतें ऊपर गई थी, दीगर चीज़ों की नीचे नहीं आई, कितनी परेशानी बजट में, घर के मामला चलाने में कितना मुश्किल है? बहुत सारा मुश्किल है। अब देखें कि चिकन कितना महंगा हो गया है, अब घी देखें किस तरह जा रहा है, और महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, गरीब आवाम कहाँ जाए। आप देख लें कि चिकन का किस तरह रेट है, मटन का किस तरह रेट है, और बाकी चीज़ें देख लें, अंडे हो गए, चावल हो गया, दालें किस तरह जा रही हैं, 400 से ऊपर है। कितनी दाल जो होती थी पहले किस तरह मिलती थी, अब किस तरह मिल रही है। परेशानी का सामना कर रहे हैं, और क्या कर सकता है बंदा। जी बिल्कुल, यही तमाम तर सूरत हाल है। अगर हम ये अंडों की बात कर लें, अभी गर्मी ही चल रही है और ये गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो है वो अंडे भी जो है वो 300 रुपये दर्जन, 25 रुपये का एक अंडा जो है वो बिक रहा है मार्केट में। ये तमाम तर सूरत हाल है। दाल माश की बात कर लें, 540 रुपये किलो जो है वो बेची जा रही है। और इसके साथ साथ दीगर जो आइटम है, अगर चिकन के गोश्त की बात कर लें, जो शहरियों से बात हो रही है, वो 600 रुपये किलो तक जो है वो बेचा जा रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल चल रही है और कोई भी ऐसी चीज़ शहरियों को नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया मुआज़न यूसुफ, हमें बता रहे थे मुल्तान में लोग मायूस हैं, लोग परेशान हैं और परेशानी उनकी जायज़ भी है, क्योंकि लगता ही है कि अवाम को जो दर्द, जो परेशानी जिसका सामना है, हुकूमत वक्त को उसका एहसास नहीं है। सिर्फ दावों और वादों पर ही इक्तफा किया जा रहा है। लाहौर में रुख करते हैं, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और शबीर हैदर। शबीर, आपके पास क्या लाहौर की सूरत हाल से मुतल्लिक अपडेट्स हैं? यहाँ पे कितनी शिद्दत के साथ महंगाई को महसूस किया जा रहा है? जी, महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है और इसके साथ अगर बात की जाए तो सब्जियां, फल
और दालें और उसके साथ साथ चिकन की अगर बात की जाए तो उनकी कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। शहरी भी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट के जो मुकर्रर करदा कीमतें हैं उनसे कहीं जो है कीमतें जो इस वक्त यहाँ पर मार्केट में मिल रही हैं। गरीब आदमी जो है वो इस वक्त तक अपने बच्चों को दालें या सब्जियाँ जो हैं वो भी ख़रीद कर नहीं खिला सकता। इस हवाले से अगर बात की जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये अल्लामा इकबाल टाउन का इलाका है। यहाँ पर इस वक्त एक दुकान पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं जहाँ पर कुछ शहरी जो है वो ख़रीदारी के लिए आए हैं। उनका क्या कहना है, बुजुर्गों बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस वक्त अगर बात की जाए तो महंगाई का जो दौर जा रहा है, इस महंगाई के दौर में कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं, तो आप क्या क्या ख्याल है? मैं यही कहूँगा कि हर शहर में आग लगी है, हर शहर में। कोई बंदा केड़ी चीज़ खरीदे, दालें देखो, मुर्गी देखो, वो की भा कोई हाल नहीं गा। गरीब आदमी बेचारा भा पुछ के वापस घर चला जाता है। सब्जियां का की रेट इस टाइम चल रहे हैं, अगर तुम देखते हो तो टमाटर इस टाइम तो की रेट में सब्जियां रेट 100 रुपये, आधा टमाटर 100 रुपये, भिंडी 120 रुपये। दसो तो की बंदा करे, माड़ा बंदा। पहले तो गरीब आवाम क्या थी कि उनके पास अखराजात थे, वो सारे चिकन, मटन, बीफ, सब्जियां अपनी पसंद की खा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि महंगाई इतनी आसमानों पे चढ़ गई है तो गरीब आवाम का हाल भी बेहाल हो चुका है और उनके पास अपने अखराजात पूरे करने के लिए कोई ज़रिया भी नहीं है और कोई उनकी सैलरियां नहीं है। सैलरियां हैं कि वो 20,000 25,000 तक ले रहे हैं और उसके अलावा ड्यूटी टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है इनकी। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि इसमें जो आटा हो गया, आटा इतना महंगा है कि आवाम से ले तो सस्ते दामों में लेते हैं, लेकिन जब सेल करने का टाइम आता है तो आवाम को महंगे दामों में बेचते हैं। शबीर, आपका आपने 3 बड़े शहरों की सूरत हाल तो जानी है। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत हारून शरीफ साहब। हारून साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक दावा है हुकूमत का, वो इसे विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं कि 3 सालों में पहली बार सिंगल डिजिट में महंगाई को ले आए हैं। दूसरी तरफ आवाम इसे मानने को तैयार नहीं है। किसकी बात को सच तस्लीम किया जाए? अगर वाकई महंगाई में कमी हुई है तो आवाम को वो कमी महसूस क्यों नहीं हो रही, महंगाई कम हो क्यों नहीं पा रही? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो जरा हम इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जब महंगाई की शरह नीचे जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कीमतें नीचे जा रही हैं। ये हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि पिछले सालों से क्योंकि 25 से 30% जो कीमतें बढ़ रही थी, अब वो 9.5-10% बढ़ेंगी। सो इसका मतलब ये है कि जो पहले कीमत तकरीबन बढ़ गई 50 से 80%, वो तो कोई पास ऑन नहीं होगी। तो जो लोग हैं उनको कीमतें गिरती इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही। जो उन्होंने बनाने वाले हैं, उन्होंने सारा का सारा महंगाई का प्रेशर लोगों के ऊपर कीमतों की शक्ल में पास ऑन कर दिया है। सो इसलिए ये कंप्लेंट है और जायज है। दूसरी चीज ये है कि 3 सालों में क्योंकि ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊंची गई हैं प्राइसेस और लोगों की कीमतें खरीद आधी से भी ज्यादा रह गई है, इरोड हो गई है। 10 हमारे जो इस वक्त देखे ना करोड़ लोग, जो आधी हमारी आबादी है वो गुर्बत की सतह के आसपास और नीचे है। तो असल प्रेशर जो आप बात कर रहे हैं वो वहां आ रहा है क्योंकि आपकी जो हारून साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि जो कीमतें हैं वो जिस तनासुब से बढ़ रही थी वो उस तनासुब से बढ़ेंगी नहीं। थोड़ी कीमतें तो तब भी बढ़ रही हैं ना, लेकिन उस तनासुब से नहीं बढ़ रही हैं। आम शहरी इसमें पिस रहा है। हम एक ज़राई मुल्क होने का दावा करते हैं, हमारी बहुत सारी अशिया तो हमारे अपने मुल्क में उगाई जाती हैं ना, फिर उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। वो क्या वजह है? हम सब्जी की बात कर लेते हैं, हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, ये तमाम भी आसमान को छू रही हैं इनकी कीमतें भी। उसकी वजह क्या समझते हैं आप? जी, अब आप आइए, ये जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी जो एक मार्केट का मैकेनिज्म है, सप्लाई चेन है फार्मर से मार्केट तक, उसकी जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है वो कमजोर है, वो ओल्ड स्कूल है, वो अभी तक कॉलोनियल है। डिप्टी कमिश्नर जाके छापे मारते हैं प्राइसेस के लिए, ये दुनिया में अब कहीं नहीं होता। अब कीमतें, हमें जो गवर्नमेंट का काम ये है कि मार्केट बेस्ड अब रेगुलेशन का सिस्टम बनाएं और उनको आप होर्डिंग से, गवर्नमेंट का काम है होर्डिंग से रोके लोगों को इंफॉर्मेशन दे। आप मोबाइल फोन पे क्लिक करें कि भाई कीमत तो इस वक्त तुम्हारी ये चल रही है तो तुम क्यों इतना चार्ज कर रहे हो, बजाय इसके कि आप ये छापे मारें और हरास करें। तो मार्केट्स का मैकेनिज्म होता है रेगुलेटरी, जो कंपटीशन का मतलब ये है कि प्राइस डिस्कवरी सही होती है। जब लोग कार्टेल्स बना लेते हैं,
होल्डिंग करते हैं, मिडलमैन पैसे खा जाता है। हुकूमत को मार्केट्स की फंक्शनिंग को ठीक करना है, ना कि ये बैठ के आप तस्वीरें खिंचवाएं। तो हारून कि साहब, हम इसका price मतलब list- है कि कहीं ना कहीं बैड गवर्नेंस और हुकूमती नाअहली भी शामिल है कि अवाम को सम्राट नहीं पहुंच पा रहे अभी तक। जी, ये कहीं ना कहीं नहीं, ये बिल्कुल क्लियर गवर्नेंस का फेल्योर है। इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड मार्केट या मार्केट फेल्योर। मार्केट्स फंक्शन नहीं कर रही हैं, जो हमारी चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। जिस तरह आबादी बढ़ रही है, अभी इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि 250 मिलियन लोगों को भी फीड करें और फिर एक्सपोर्ट के लिए भी बचाएं। तो दूसरा काम हुकूमत का यह है कि इंसेंटिव दे ताकि लोकल लोग अपना एक्सपेंशन करें जरी प्रोडक्ट्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, ताकि ये बढ़ पाए। सर, हम दीगर ममालिक की अगर बात करते हैं हारून साहब, हम दीगर ममालिक की बात करते हैं तो वो पहले अपनी अवाम का पेट भरते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट का सोचते हैं। हमारे यहाँ पहले एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके बाद जो बच जाता है और जो इस काबिल भी नहीं होता कि खाया जाए, वो हमारी अवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हमारे तमाम शहरों में वही कुछ जाता है। कई बार तो फिर हमें दोबारा इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है, बिल्कुल। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी। जी, आप देखें, आप इसेंशियल कमोडिटीज को जब इंपोर्ट करते हैं तो ये एक किसी भी ज़री मुल्क की बहुत बड़ी नाकामी है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो ढांचा है मईशत का, अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूं, वो करंटली ऐसा है कि हम बड़ी बेसिक्स एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारे आम चले गए, कॉटन चली गई, राइस चला गया, तो जिसकी जरूरत यहां पर होती है। हमें जरूरत यह है, अगर पैसा वाकई कमाना है, अब दुनिया सारी नॉलेज प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे जा रही है, आईटी की एक्सपोर्ट पे जा रही है। ये जो ट्रेडिशनल होती थी ना, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, अब इसकी डिमांड दुनिया में नहीं है। सो हमें अपना मॉडल बदलना है, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम ये नहीं है कि हुकूमत आपको गलत अनाउंसमेंट्स दे, आपको फॉल्स होप्स दे। उनको लोगों को एतमाद में लेके इस ढांचे को बदलना है, और जिन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए अब हारून साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हैं, लेकिन हमने वो माहौल भी तो पैदा करना है, वन विंडो ऑपरेशन भी तो करना है। हम बजाय इसके कि बाहर के इन्वेस्टर्स को लाएं, हमने अपने इन्वेस्टर्स को इतना बदजन कर दिया है भारी भरकम टैक्सेस की जद में लाके, महंगी एनर्जी की वजह से, और इस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अपने इन्वेस्टर भी भाग रहे हैं बजाय इसके कि बाहर से ला सकें। जी देखें, इस वक्त जो मैं देखता हूं, हुकूमत की सारी तवज्जो अपनी जिसको शॉप है चलाने पर है कि हमें IMF का पैसा मिल जाए, हम अपने बिल पे कर लें, हम अपनी सैलरीज, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कर लें। ये जो आप बात इस वक्त कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत की तवज्जो इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ ले जाने की जरूरत है, जहां लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, ना कि आप लोगों को कैश फ्लो हैंडआउट्स दें, BISP दें, कोई सस्ते कर्जे दे दें। आप लोगों के लिए इस वक्त खोलिए चीजों को, डीरेगुलेट कीजिए, कारोबार करने दीजिए। हुकूमत नीड्स टू टेक उनको अपना खर्चा कम करना चाहिए और वो पैसा प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हारून साहब, ये करेगा कौन? क्योंकि तमाम आते हैं हमारे सियासतदान, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है, वो अपनी अपनी सियासत चमकाते हैं, जो टेम्परेरी रिलीफ्स होते हैं वो देते हैं। किसी का भी ये इरादा है ही नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए या अवाम के बारे में लॉन्ग टर्म उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो ये करेगा कौन? तमाम जमातें आती हैं और चली जाती हैं। जी, ये दुनिया में 2-3 तरीके से हुआ है। एक तरीका तो ये है कि खुद जो इलीट है वो बैठ के सोचती है कि हमें अब ये पुराना तरीका छोड़ के लोगों की भलाई का काम करना है। ये तो अभी हमें नियर फ्यूचर में दिखाई नहीं देता। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह यूथ का अब एंट्री आ रही है एज वोटर्स, तो आई थिंक हमारे ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियंस आर इन फॉर ए शॉक। तो जब इनको 1-2 शॉक्स लगेंगे तो ये मजबूर हो जाएंगे लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तीसरा तरीका जो हमारा जो दुनिया में हुआ है वो ये है कि जब एक खित्ता तरक्की कर रहा होता है आपका दाएं बाएं, तो प्रेशर्स बिल्ट होते हैं कि आप क्यों पीछे रह गए हैं। तो हमें अब देखना है, हम इस ट्रांजिशन में, मेरी एक जजमेंट ये है कि ये जो ओल्ड स्कूल पॉलिटिकल एलीट है जो पेटनेज बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, ठेके दे दिए, सड़कें बना दी, पुल बना दिए, ये और पॉपुलिस्ट काम करती है, इस एलीट को ये काम आता ही नहीं है। उनको स्पेस क्रिएट करनी है लोगों की कि मार्केट्स को कैसे ग्रो करना है और लेट गो कैसे करना है। अभी हुकूमत हर काम खुद करना चाहती है जो कि उनको आता नहीं। बिल्कुल ऐसे।
बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। करने के काम बहुत से हैं, जिम्मेदारियां बहुत सी हैं, सिर्फ खोखले दावों से बात बनने वाली नहीं है। और वैसे भी अवाम की सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अवाम ने इस रिलीफ को और महंगाई कम होने के दावे को भी मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उन तक उसके कोई असरात या समरात बिल्कुल भी नहीं पहुँचे। बिल्कुल ऐसे है जी। हम अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे एक और बड़े इवेंट होने जा रहा है सियासी हंट की टैलेंट को हंट करने के लिए उसकी तलाश काफ़ी अरसे से जारी है। और ये जो एक के बाद एक नाकामी का सामना करना पड़ा है, उसके लिए शायद इसकी ज़रूरत और भी बढ़ गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम नाज़रीन, चैंपियंस वनडे कप का आगाज़ आज से फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में हो रहा है और इफ्तिताही मैच वुल्व्स और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। बिल्कुल जी। फाइनल 29 सितंबर को खेला जाएगा और पीसीबी ने आखिरी 4 मैचेस के अलावा टूर्नामेंट के तमाम मैचेस में शायकीन के लिए स्टेडियम में एंट्री मुफ्त रखी है, ताकि वो आएँ और देख सकें। टूर्नामेंट की चमचमाती ट्रॉफी की कल रोज़ रुनुमाई कर दी गई थी और टूर्नामेंट की 5 टीमों के जो मेंटोर्स और कप्तान हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की थी। इस मौके पर मेंटोर्स और कप्तानों ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि इवेंट को जो है वो शानदार बनाएंगे और फैसलाबाद के अवाम को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बहरहाल एक आगाज़ किया गया है क्रिकेट में कुछ तब्दीली लाने का, और जिस तरह से हम बात भी इसमें डिस्कशन भी हो रही थी कि जो एक उन्हें लग रहा था कि कोई सपोर्ट नहीं है, कोई और बैकअप नहीं है। मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि जी हम अगर इन लोगों को, पुराने खिलाड़ियों को निकाल भी दें तो टैलेंट कहाँ पर है वो भी नहीं है। तो ये उम्मीद करते हैं कि इस बार टैलेंट खुल के सामने आएगा। हमाद सदीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई, क्या लगता है जो मकसद है इस इवेंट का, चैंपियंस कप का, जिसका इनेकाद होने जा रहा है, आज से शुरू होगा, वाकई में टैलेंट उभर के सामने आएगा? एक अच्छी काविश है? देखिए, हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब भी कोई इस तरह के डिसीजन आते हैं तो हमें उसके पीछे अनफॉर्चुनेटली कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं नजर आता। अभी आपने जो आज की 2 टीम का नाम लिया, रात को ही उस टीम का नाम चेंज हो गया। जो वुल्व्स है वो अब वुल्व्स नहीं है, मारखोर के नाम से। अच्छा, मतलब टूर्नामेंट का हो रहा है, आपके टाइम तक आप लोग सेटल नहीं कर पाते चीजों को। और इसी तरह अगर 5 टीमें देख ली जाएं, इसमें मेंटोर्स को आप इतना कुछ दे रहे हैं, जो आपने इन्वेस्ट प्लेस पे करना है वहां नहीं कर रहे। मेंटोर्स को आप दे रहे हैं 5 मिलियन पर मंथ एक मेंटोर को, और ये आप समझ लें कि 25 मिलियन, और फिर अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 900 मिलियन स्पेंड कर रहे हैं ऑन मेंटोर्स। कहाँ स्पेंड करना था हमें? प्लेयर्स के ऊपर, वो नहीं कर पा रहे। और इंस्टेबिलिटी आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर में इस तरह नजर आएगी। 2019 से लेकर अब तक देख लें तो बोर्ड के प्रेसिडेंट जो हैं वो 4 चेंज हो चुके हैं। रमीज राजा, नजम सेठी, जका अशरफ, फिर मोहसिन नकवी अब आगे। और इस तरह कोचेस की बात की जाए तो 9 कोचेस, मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रहमान, ब्रैडबर्न, मिकी आर्थर, हफीज, अजहर महमूद और जेसन गिलक्रिस्ट। फिर एंड में मैं आपको सिलेक्टर्स की बात बता दूं तो वो भी स्टेबल नहीं है। मोहम्मद वसीम 2020 से 2022 तक, उसके बाद शाहिद खान आफरीदी, हारून रशीद, इंजमाम उल हक और वहाब रियाज। ये बताने का मकसद ये कि स्टेबिलिटी नहीं है सिस्टम में। मतलब एक किसी को भी आप ये जो अनसस्टेबली और ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ये तो तसलसल के साथ देखी जा रही है, लेकिन ये कन्फ्यूजन अभी डोमेस्टिक मैचेस के अंदर इतनी है, तो इंटरनेशनल मैचेस में तो फिर इसकी हद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसका इजहार हमने देखा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी। आगे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम क्या करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कवर हो पाएंगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड का टूर फौरन सामने है। अब मैं उसी की तरफ आ रहा था थॉट प्रोसेस के लिए कि आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, आपका बड़ा इंटरनेशनल टास्क। तो वो है अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है। हम दुनिया की मुख्तलिफ टीमों को देखें तो उन्होंने सेपरेट किए हुए टेस्ट स्क्वाड को और बाकी शॉर्टर फॉर्मेट को। हमारे यही प्लेयर हैं। पूल ऑफ प्लेयर्स की जो एक शाहीन शाह अफरीदी ने बात की कि पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है, मजबूरन हमें इन्हीं प्लेयर्स को तीनों फॉर्मेट में खिलाना पड़ता है। और उसकी रीजन क्या है? ये तुरंत आप फैसलाबाद में जाके टूर्नामेंट करवा रहे हैं, क्योंकि रेनोवेशन का काम जारी है इस वक्त कदाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची। जब तक आप छोटे शहरों में जाके इस इवेंट को नहीं लेके जाएंगे तो वहां से टैलेंट नहीं आएगा। आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे बड़े स्टेशन पे, तो फिर बड़े स्टेशन पे बड़े महदूद लोग आपको इसको इंटरेस्ट नजर आएंगे। कल रात तक जब ये स्टोरी लिखी जा रही थी, कल रात तक सिर्फ 3 टीम्स, ये 5 टीम है, सिर्फ 3 टीम्स को स्पॉन्सर्स मिले। आपको ये अंदाजा हो जाए कि कैसे टूर्नामेंट हो रहा है। इसकी साल पहले तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। जिस टीम का नाम रात को कुछ और था, सुबह कुछ और है, और 5 में से 3 टीम को स्पॉन्सरशिप मिली है, 2 को नहीं मिली, वो कैसे टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो सकता है? और वही प्लेयर बाबर आजम खेलना चाहिए। बाबर आजम को ये शॉर्टर फॉर्मेट, बाबर आजम फोकस करना चाहिए था
कि मैं अभी अपने कोचेस के साथ जाऊंगा और मैं टेस्ट सीरीज की तैयारी करूंगा। असल क्रिकेट ही टेस्ट सीरीज है। पाकिस्तान को भी पाकिस्तान के वो प्लेयर्स अलग कर देने चाहिए थे, उनको दोबारा आप शॉर्टर फॉर्मेट में देखिए। हम टेम्परामेंट की बात करते हैं, 5 इससे कोई फायदा भी हासिल होगा इन खेलों से? इस वक्त जो हम फायदा हासिल करना चाह रहे हैं या जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स की भी कारकर्दगी बेहतर हो जाए, नया टैलेंट भी सामने आ जाए, तो कोई फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है इससे? देखिए, ओवर द इयर्स टैलेंट जरूर सामने आता है, लेकिन यहाँ पे वो मैंने जो कोचेस की एक फहरिस्त आपको बताई ना 9, उनसे कोई पूछे, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनका रोल क्या है? एक रॉ टैलेंट आपको मिल जाता है, उसको ग्रूम करके पॉलिश करके वर्ल्ड बीटर आप नहीं बना पाते। वो बेचारा आता है, उसी तरह डिलीवर नहीं होता और फिर उसको हम साइडलाइन कर देते हैं। उस टैलेंट का कोई कसूर नहीं। उसने ग्लिम्पसेस दिखा दिए कि हाँ मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन उसको ग्रूम करना, उसको टफ करना कि सिचुएशंस को हैंडल किस तरह किया जाता है, ये कोचेस की जिम्मेदारी है। अभी ये मेंटोर्स की जो आपने हायर कर ली है, इतने महंगे मेंटोर्स क्यों नवाजा जा रहा है? सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस, मिसबाउल हक, सरफराज, मतलब इन मेंटोर्स की आउटपुट भी फिर बाद में चेक किया जाए ना। सिर्फ अपॉइंट करने का क्या फायदा है? रमीज राजा ने पाकिस्तान जूनियर लीग करवाई और उसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को मेंटोर बनाया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ को नहीं पता कि उन मेंटोर्स की वजह से हमारी क्रिकेट को कोई फायदा हुआ। हमारा साहब, अब ये एक चीज़ को आप सराहेंगे कि हमने पीएसएल में देखा बाहर के खिलाड़ियों को लाया जाता था, खैर वो भी अच्छी बात है, इंटरनेशनल प्लेयर्स का पाकिस्तान में खेलना, लेकिन इस बार अपने ही डोमेस्टिक प्लेयर्स को, नए टैलेंट को हंट करने के लिए मौका दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि ये एक अच्छा पहलू है इस इवेंट में? देखिए, नया टैलेंट तो बेंच पे बैठ के बाहर ही बैठा रहता है, क्योंकि टीम के अंदर वो जो लॉबिंग है, वो ग्रुपिंग है, जिसका हर किसी ने इजहार भी कर दिया। बहुत सारे आपको वसीम अकरम से लेके ज़का अशरफ से लेके सबके, मतलब इन सारों से ये पूछा जाए, जब आपको पता है ग्रुपिंग है तो पहले तो इसका तदारुक करें ना, और जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांस कब मिलेगा? तो हमारे साहब अब तो ये लॉबिंग तोड़नी पड़ेगी, अब तो मजबूरी बन गई है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस तो जीरो हो गई है, बिल्कुल टीम खेल ही नहीं पा रही है। लॉबिंग थी, सबको पता था, लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आप समझते हैं कि लॉबिंग तोड़नी पड़ेगी, इन्हें चेंजिंग्स करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। इसमें कोई, वो कहते हैं ना कि वो सर्जरी होगी नहीं होगी, कर दें। इसमें कोई बड़ा नाम आता है, बेशक आए, ये बहुत पीछे हम आपको ले जाएं, जस्टिस कयूम की एक रिपोर्ट है, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती कि ये है जिसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको पाकिस्तान के लिए नहीं खिला सकते। तो जब स्टैंडर्ड ही नहीं आप बिल्ड कर सकते, एक क्राइटेरिया, एक डिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर सकते, तो फिर ऐसे ही होगा। प्लेयर्स जो है वो बोर्ड के ऊपर हावी हो जाते हैं और वो ग्रुपिंग है, और फिर बोर्ड जो है वो वक्ती तौर पे आता है, क्योंकि म्यूजिकल चेयर है बेसिकली। 2 साल के लिए कोई आया, कोई 1 साल को, उसके परवाह नहीं होती। लेकिन जब कोई 5 साल के लिए आएगा और उससे फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी भी होगी कि भाई आपको 5 साल के लिए बनाया गया था, रिजल्ट क्या दिया आपने। अभी तो ये मुझे तो लगता है कि हर किसी को नवाजने की बात हो रही है, जिस तरह ये मेंटोर्स की बात, 900 मिलियन, आप सोचें कितनी बड़ी अमाउंट है। ये अमाउंट बहुत बड़ी है, और हमारी टीम जिसके साथ बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, उम्मीद करते हैं कि इस इवेंट के ज़रिए कुछ नया टैलेंट सामने आ सके और उसे शामिल किया जाए टीम के अंदर, और इजारादारी और जो ग्रुपिंग जिसकी बात आप हमारे साहब भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, उसका खात्मा हो सके। बहुत शुक्रिया। और मेंटोर्स भी अपना किरदार अदा कर सकें। अगर इतनी आप भारी भरकम सैलरीज ले रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको उसके कुछ ना कुछ उसके लिए करके भी दिखाना होगा। अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो सबके ऊपर शुरू होनी चाहिए, परफॉर्म करना होगा, और उसके लिए काविश हो रही है। आज से फैसलाबाद में चैंपियंस कप का इनेकाद किया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी टीमें खेलेंगी वो पाकिस्तान की टीमें, अपने प्लेयर्स हैं, उसमें से जो भी आपको लगता है कि उभरता हुआ सितारा है उसे टीम का हिस्सा बनाइए, ताकि एक बेहतर खेल और बाद में उसके ऊपर मेहनत कीजिए, ताकि वो अपनी सलाहियतों को मजीद निखार कर पाकिस्तान के लिए कुछ खेल सके। हम आज क्योंकि मसाइल की बात कर रहे हैं, तो कराची के मसाइल को भी हाईलाइट करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज हमारा दिन है शायद मसाइल को डिस्कस करने का। पाकिस्तान के अंदर मसाइल की भरमार है, तो हम इसमें शहर कायद को, रोशनियों के शहर कराची को कैसे भूल सकते हैं, जो कि संगीन मसाइल से दो चार है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला शहर का अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुके हैं। आबादी है कि वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। छोटे छोटे अपार्टमेंट्स के
अंदर इतने इतने लोग आबाद हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ये शहर, लेकिन मसाइल आबादी का मसला तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन जो हक है, जो डिज़र्व करते हैं इस शहर के रहने वाले, उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा। पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो शायद पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पोर्ट लगता है, यानी कि पाकिस्तान को चलाने में एक बड़ा हाथ है कराची का, कराची के रहने वालों का, लेकिन उनको बदले में कुछ भी बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही हैं। उनको सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, सफाई तक मैसर नहीं है, तो फिर हम क्या बात करें। तो कराची डायरीज़ में आज जिक्र हुआ कराची के साथ होने वाली ज़्यादतियों का। मुख्तलिफ हुकूमतें आती जाती रही हैं। कराची की अगर ख़ास तौर पर बात करें, पहले MQM के ऊपर ये ज़िम्मेदारी थी, फिर उसके बाद अब पीपल्स पार्टी, लेकिन कराची के हालात जूँ के तू हैं। वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी। आपको वेलकम कहेंगे सैफुद्दीन साहब। हम देखते रहे कि जब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थे कराची के नायब अमीर जमात इस्लामी के, तो बारहा उन्होंने आवाज़ उठाई, फिर मेयर कराची के मसले में भी आप लोगों की काफ़ी ले-दे होती रही, लेकिन बिलाखिर कुर्रा जो है निकला वहाब रियाज साहब के नाम का। तो आपको क्या लगता है कि यह खींचातानी ही असल वजह है कराची की महरूमियों की, उसकी तरफ उसे कोई ओन नहीं कर रहा, या फिर मसला कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो आपने जो कहा ना कि कुर्रा निकला मुर्तज़ा वहाब के साहब के नाम, तो एक तो वजह जो आप फरमा रहे हैं वो ये भी है कि कराची की जो सही क़यादत है और कराची के लोगों ने जिनको मैंडेट दिया है उनको नहीं आने दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है। ये तो अपनी जगह एक वजह है, लेकिन दूसरी असल बात यह है कि कराची में और सिंध में पीपल्स पार्टी की लगातार 16 साल से हुकूमत है और सिंध की हुकूमत के पास तमाम फंड्स हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यह किया है कि तमाम इदारे जो तरक्याती हो सकते हैं, KDA, LDA, MDA, इस तरह पानी की सप्लाई से मुतालिक वाटर बोर्ड है, सीवरेज से मुतालिक वाटर बोर्ड है, कूड़ा उठाने से मुतालिक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से बनाया इदारा, तो ये तमाम इदारे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास हैं, सिंध हुकूमत के पास हैं। बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात इसमें काफ़ी कम होकर रह गए। तो ऐसी सूरत में सारी की सारी जिम्मेदारी फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर आती है, वो कराची को डेवलप करे। लेकिन सूरत हाल ये है कि इरादा ही मालूम नहीं होता डेवलप करने का, ना कोई उसका प्रोग्राम है। प्रोग्राम इससे महसूस होता है कि पूरी कराची के जो इदारे हैं उसके अंदर चुन कर पूरे सूबे से बदतरीन और करप्ट अफसरान को लाके मुकर्रर किया गया है, और जो सारा का सारा ये प्रोग्राम बनाते हैं कि खाया पिया किस तरह जाए इन फंड्स को। इसका नतीजा आप ये देखिए कि जो फंड्स इस्तेमाल होते हैं उनका भी क्या हाल होता है। अभी गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो डेवलपमेंट के सारे दावे थे वो उसकी पोल खोल दी, और जो सड़कें एक दिन पहले भी बनी थी वो भी टूट गई, जो 3 महीने पहले बनी थी वो भी टूट गई, जो 6 महीने पहले बनी थी वो भी टूट गई। अभी क्लिक के नाम से एक इदारा। सैफुद्दीन साहब, आपने खुद ये जिक्र किया कि हुकूमत जो है वो सिंध में पिछले कुछ 16-17 साल से पीपल्स पार्टी की है, तो क्या वजह पीपल्स पार्टी की जो तमाम ओहदेदारान हैं वो वहाँ पर रहते नहीं हैं, जो उन्हें हकीकत का तदारुक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पानी साफ़ नहीं मिल रहा, अवाम रो रहे हैं इस बात के ऊपर, तो वजूहात क्या समझते हैं कि वो वहाँ पर है नहीं, उन्हें नज़र नहीं आता? देखिए, सीधी सादी वजह यह है कि कराची शहर की ओनरशिप पीपल्स पार्टी लेने को तैयार ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के सारे ओहदेदार कराची में रहते हैं, इनके सबके बड़े बड़े बंगले आपको डिफेंस में नज़र आएंगे, इनकी चमचमाती बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डाले, पराडो, पजेरो, इनकी सब कराची में घूमती आपको नज़र आएंगी। लेकिन मसला ये वाला है कि ये कराची की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। कराची के फंड्स बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हो रहे हैं, कराची में फंड्स लगाए नहीं जा रहे। अभी आप देखिए कि वाटर बोर्ड जो है हमारा, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उससे $1.6 बिलियन यानी कई खरब रुपए कर्जे लेने का मुआहदा किया है मुख्तलिफ बैंकों से। लेकिन पूरी कराची में इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है, जो सीवरेज का निज़ाम है, पूरी कराची की सड़कें उससे तबाह हो रही हैं, लेकिन वाटर बोर्ड ये काम करवाने को तैयार नहीं है। हालांकि वाटर बोर्ड के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जो मुसल्लत करदा मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, और पूरा का पूरा इदारा सिंध हुकूमत के पास है। इसी तरीके से जितने डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो सिंध हुकूमत के पास हैं या फिर मुर्तज़ा वहाब साहब के पास हैं, जो सिंध हुकूमत के अंदर भी हैं और कराची के मेयर भी हैं। लेकिन पूरी कराची में फ़ंड्स लगाए नहीं जा रहे, और जो फ़ंड्स लगाए जा रहे हैं वो इस तरह लगाए जा रहे हैं कि वो एक बारिश की मार होते हैं और बह जाते हैं सारे के सारे। आप देखिए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें अरबों रुपए के ठेके दिए गए हैं प्राइवेट कंपनीज़ को,
लेकिन पूरा कराची इस वक्त कराची का ढेर बना हुआ है, कचरे का ढेर बना हुआ है सर, और मुर्तज़ा कचरा वहाब कहीं से साहब नहीं उठाया जब जा बने रहा। थे मेयर तब उनके गलियां बड़े मोहल्ले- दावे थे, मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से स्पीच की जाती थी कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो नक्शा बदल देंगे और कराची के अंदर सुधार नज़र आएगा, लोगों को, आवाम को महसूस होगा। लेकिन इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कहते हैं? क्या वो भी ये फंड्स का रोना रोते हैं या वो बताते क्या हैं कि क्यों नहीं काम हो पा रहा, और जहाँ पर फंड्स दिए जा रहे हैं वो फंड्स कहाँ पर जा रहे हैं, वो लग क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब तो फंड्स का रोना रो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सिंध हुकूमत में भी हैं और सिंध हुकूमत फंड्स अगर किसी को दे रही है तो वो मुर्तज़ा वहाब साहब को दे रही है। आज भी जो अखबारात में खबर छपी है, 5 अरब रुपए एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कराची की जो KMC है उसको दिए गए हैं। इसी तरीके से 6 अरब रुपए जो हैं वो क्लिक के मुर्तज़ा वहाब साहब खर्च करेंगे, वो बजट के अंदर रखे गए हैं। पिछले साल 4 अरब रुपए थे जो बजट में रखे गए थे क्लिक के, जो उनको खर्च करने थे, और इसी तरीके से अरबों रुपए के फंड से जो सिंध गवर्नमेंट ने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के दिए थे, ये सारे के सारे फंड खर्च हुए, खर्च होते नजर आए, इसके ठेके दिए गए, लेकिन पूरी कराची में बरसरे ज़मीन इनमें से कोई भी चीज़ नजर नहीं आती। लेकिन सैफुद्दीन साहब, यही मैं कहने लगा था कि ये गुजर नाला की सफाई हो, नालों की सफाई तो हो नहीं पाती इन अरबों रुपए के फंड से। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कोरंगी, मलीर और दीगर इलाके तो अपनी जगह, DHA और जो दीगर पौश इलाके हैं वहाँ पे भी पूरे घर डूब जाते हैं, बारिश की पानी की नज़र हो जाते हैं। तो ये फिर क्या फ़ायदा है ऐसी फंडिंग का, ऐसी हुकूमत के अंदर होने का कि आप बुनियादी चीज़ें ही आवाम को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे? अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे थे ना, कराची में आबादी का इजाफा। देखिए, कराची में आबादी का इजाफा अपनी जगह, लेकिन कराची को जिस बेहंगम तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, पूरी कराची में इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसके करप्ट तरीन अफसरान काम क्या कर रहे हैं, पूरी कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। वो गली मोहल्लों के अंदर जहाँ पर एक बंगला है, उस बंगले के ऊपर 12-12, 15-15 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, गोड आबाद किए जा रहे हैं, कब्जे करवाए जा रहे हैं। तो इस सूरत में जबकि पूरी कराची के अंदर कब्जे किए जा रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई जा रही है, कराची के जो पौश तरीन इलाके हैं, जो सोसाइटीज़ का इलाका है कराची में, PCH सोसाइटी, मोहम्मद अली सोसाइटी, इस तरह दीगर इलाके जो हैं, यहाँ पर आकर आप हाल देखिए कि किस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और सड़कों का क्या बदतरीन हाल है। इस वक्त हमारे जो वज़ीर बल्दियात हैं, उनके भाई साहब, उन्होंने उनको एक इलाके का जो कराची का पौश तरीन इलाका है उस इलाके का चेयरमैन बनवा दिया, चेनेसर टाउन का। उस इलाके का आप हाल आकर देखिए इस वक्त जो बल्दियात का महकमा है वो इम्पोर्टेंट तरीन महकमा है, लेकिन बल्दियात का महकमा मैं समझता हूँ इस वक्त करप्शन का अड्डा बना हुआ है और उसमें तमाम तर काम क्या हो रहा है। तो सैफुद्दीन साहब, अगर हम ये देखें आपकी तमाम तर गुफ्तगू का अगर हम लुबे लुबाब देखें तो वो तो बनता यही है कि तमाम इदारे जो हैं वो हुकूमत से नवाजे जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से। तो इसकी कसूरवार सिंध हुकूमत हुई, सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। तो जब वो कुछ कर नहीं पा रही है तो वोटर उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो वोट कैसे ले जाते हैं कराची शहर के अंदर से? देखिए, कराची में मसला ये वाला है कि इनको वोट नहीं मिलते, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची के लोग उसकी करप्शन की वजह से, उसके तासुब की वजह से वोट डालते ही नहीं है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ओनरशिप कराची की लेने को तैयार ही नहीं है। उसी चीज़ का बदला लिया जाता है फिर सैफुद्दीन साहब, पूरे सिंध, ये उसी चीज़ का बदला और गुस्सा निकाला जाता है कराची के शहर से। गुज़िश्ता जो इंतखाबात हुए थे मेयर के, उसके अंदर उन्होंने किया क्या था कि पहले जमात इस्लामी की अक्सरियत नहीं आने दी और 21 जो यूनियन कमेटीज थी उसमें बेईमानी करके उसको जो है उसका रिजल्ट बदल दिया। जब ये मामला हुआ तो फिर जमात इस्लामी और PTI ने इत्तेहाद किया मेयरशिप के लिए और एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत थी, हमारे 192 मेंबर थे और पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के 162। लेकिन उन्होंने फिर ये किया कि 32 के करीब मेंबरान को हॉल के अंदर आने ही नहीं दिया, इलेक्शन में शामिल ही नहीं होने दिया और इस तरह बेईमानी करके उन्होंने अपना मेयर बना लिया। अच्छा, इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जमात इस्लामी और PTI की जो सिटी काउंसिल है उसमें अक्सरियत है, लेकिन वहाँ पर कोई गिनती ही नहीं होती। वहाँ पर मुर्तज़ा वहाब साहब करारदाद पेश करके खुद ही ऐलान कर देते हैं 1 मिनट के बाद कि जनाब करारदाद मंजूर हो गई। तो बदतरीन तरीके पर बल्दियाती निज़ाम चलाया जा रहा है कराची का। जो निचले इदारे हैं बल्दियाती, जैसे यूनियन कमेटीज़ हैं, टाउन्स हैं,
उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे। बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी के जो लोग बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यही वो वजह है कि इंटीरियर सिंध के अंदर तो ज़रूरत ही नहीं है, बगैर कुछ किए भी उन्हीं को वोट मिलना है पीपल्स पार्टी को, और कराची में इस वजह से काम नहीं होता क्योंकि कराची के लोग उन्हें वोट नहीं देते। तो ये खींचातानी का भी कोई हाल तो नहीं है से चल रही है। जी हाँ, वहाँ पे तो वैसे ही बुरे हालात हैं, और कराची के अंदर जहाँ पे पैसा लगना चाहिए वहाँ पे इसलिए नहीं लगता, जो कि बात कर रहे थे सैफुद्दीन साहब भी कि ये शिकवा है पीपल्स पार्टी को कि कराची के लोग चूँकि उन्हें वोट नहीं देते तो फिर इन्हें इन अज़ियतों से, इन मसाइल से दो चार किया जाए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ जिलानी पार्क की, जहाँ पे एक सस्ती तफरी थी लोगों के लिए। वहाँ पे आज मुझे ये लग रहा है कि आपने तमाम मसाइल आज कोशिश तो कर रहे हैं, मसाइल तो खैर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ निशानदेही कर सकें और हुकूमत की तवज्जो, इंतजामिया की तवज्जो दिला सकें। तो जिलानी पार्क में झूले बंद होने से बच्चे परेशान है, खासतौर पर उनकी तफरी जो है वो उससे महरूम कर दिया गया है। बिल्कुल जी, और जिस तरह जदीद तफरी का ऐलान करके पहले से मौजूद तफरी को भी बंद कर दिया गया है। जिलानी पार्क में बच्चों को तफरी फराहम करने के लिए 2 जॉयलैंड बनाए गए। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, किसी कंपनी को दिया ही नहीं गया। तो जो ये तमाम तर इंतजामात करने हैं जिन्होंने, वो PH इंतज़ामिया है जो वो सोई भी है, उन्होंने इनको फॉल करने की बजाय बिल्कुल बंद कर दिया है। हम कहते हैं बच्चों को हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ लाया जाए, तो जो बच्चों के बाहर निकलने के मौके हैं, उनकी कोई छोटी मोटी इंजॉयमेंट है, हम उसके ऊपर भी काम नहीं करते, उसे भी हमने बंद करके रख बिल्कुल। और PHA ने जिलानी पार्क में बैनुल-अक़वामी तर्ज का फन लैंड बनाने का फैसला किया, जिसके टेक्निकल बिड के बाद फाइनेंशियल बिड और फिर टेंडर अवार्ड पर खामोशी है। अभी तक कोई इसमें पेशरफ नहीं हुई। पार्क में 1 करोड़ 20 लाख में अराजी सालाना ठेके पर देने का तखमीना लगाया गया था, और यह भी बताया गया था कि टेंडर अवार्ड करने के मजीद 4 माह तक बच्चों को जिलानी पार्क में झूलों की सहूलत नहीं मिल सकेगी। तो PH इंतजामिया का भी ये कहना है कि जिलानी पार्क में 10 केनाल और ग्रेटर इकबाल पार्क में 75,850 स्क्वायर फीट एरिया में फनलैंड तामीर किया जाए। और ये सारी जो खींचातानी है इंतजामिया की, इसकी वजह से अभी तक जो बच्चे हैं वो इस तफरी से महरूम हैं। और बच्चों का शिद्दत के साथ मुतालबा है कि झूलों को या जो भी इनकी तामीर होनी है, जो भी ठेके होने हैं, उसको जल्द से जल्द करें, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो एक एंटरटेनमेंट का जरिया है उसे बहाल किया जा सके। ठीक है जी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA फसीउल्लाह गोंदल ने भी ये कहा है कि रेसकोर्स पार्क में बच्चों की तफरी के लिए सहूलियात को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने जा रहे हैं, फिनलैंड बना रहे हैं। मौजूदा रिवायती झूलों को भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद जल्द ही नए के ऊपर काम जो वो शुरू कर दिया जाएगा। राना वहीद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, जो कि इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। तो राना वहीद, क्या कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल इस हवाले से कि कब तक इनके ऊपर काम हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हुए, वापस रिन्यू नहीं किए गए, इसकी वजूहात क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेस कोर्स पार्क के अंदर, और यहाँ पे आज जानेंगे कि क्या आवाम के लिए जो सहूलियात हैं तफरी के हवाले से, उसमें क्या इजाफ़ा किया जा रहा है, और यहाँ पे जो लगे झूले हैं क्या उनको बंद किया जा रहा है या इसको मज़ीद जो है वुसअत दी जा रही है। मेरे साथ ADG PHA हैं सफ़ीउल्लाह गोंदल, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि कितनी सहूलियात, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे झूले जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, बच्चों की जो तफरीह थी वो ख़त्म कर दी गई है, या इसको वुसअत दे रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं? जी देखें, जो PHA है वो कभी भी कोई चीज़ ऐसी जो है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए उसको बंद नहीं कर सकता। इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। और दूसरा हमारा प्लान ये था कि जिस लाइंस पे हमने जो फन लैंड है वो डेवलप किया है, पहले एक जो रवायती झूले हैं उनसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो हमने एक डिज़ाइन बनाया फन लैंड का, जिसको गुलशन इकबाल पार्क में भी हमने इम्प्लीमेंट किया है। उसकी ऑक्शन कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पर हम वर्क ऑर्डर जारी कर चुके हैं। उसी सेम पैटर्न में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के झूले हैं उनको लगवाने के लिए यहाँ पर हमने ऑक्शंस किए हैं, और वो बिल्कुल आखिरी मराइल में हैं, और इंशाल्लाह जो आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो है वो रवायती जो झूले हैं उनसे हटकर हम जो है, जो आजकल नए झूले आए हुए हैं, नई फैसिलिटीज़ हैं, वो हम जो है ख़ासतौर पर इन्फ्लेटेबल जो हैं तो उनको ऐड करें। बल्कि इसमें खुशखबरी बच्चों के लिए ये है कि जो रवायती झूलों के साथ साथ हम इन्फ्लेटेबल के लिए एक अलहदा पार्क के अंदर ही एक जो है वो स्पेस जो है रिज़र्व करने लगे हैं, और इंशाल्लाह उनको बिल्कुल आलमी मयार के झूले यहाँ पर जो है वो नस्ब मिलेंगे। तो सर ये आमतौर पर हम देखते हैं कि कितनी एरिया जो है इसमें रिज़र्व कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि फनलैंड के लिए एक नई डिज़ाइन जो है मरतब किया है, उसकी क्या फिजिबिलिटी क्या है?
देखिए उसमें सिर्फ हम 3 से 4 कनाल रकबा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि लाज़मी बात है जब आपने उस लेवल की उस स्टैंडर्ड्स की चीज़ें बनानी हैं। हमारे पास ऑलरेडी 6 से 7 कनाल में जो है वो आपको पता है एक झूलों के लिए रिज़र्व किया हुआ था, उसमें थोड़ा 3-4 कनाल का हम एडिशन कर रहे हैं और एक जो है 7 से 8 कनाल जगह जो है हम इन्फ्लेटेबल पार्क के लिए दे रहे हैं। तो वो कोई इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी स्पेस है। आमतौर पर हमें जो है वो हमारे जो पार्क हैं वो सिर्फ सैर करने वालों के लिए जो है ना उसको कैटर करते हैं। हमें इसमें देखना ये है कि जो बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद आती है और ख़ास तौर पर आज की यंग जनरेशन जो है वो वैसे ही जो आउटडोर एक्टिविटी से दूर होती जा रही है, तो और हमारे लिए भी उनके पास अट्रैक्ट करने की बहुत कम चीज़ें हैं। तो हम मैक्सिमम ऐसी चीज़ें यहाँ पर इस्टेब्लिश करें ताकि बच्चे जो हैं वो ख़ुद वालिदैन को कंपेल करें कि हमें बाहर आउटडोर में ले जाएँ, हमें पार्क्स में ले जाएँ, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उसी के लिए एक कोशिश है और हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, सैकड़ों कनाल में ये मुहित पार्क है, तो उसमें वो कोई इसका ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा जो जगह हम रिजर्व। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कितना टाइम होगा इसका जो आप बता रहे हैं कि ये जो मौजूदा झूले हैं आप नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे या इसको ख़त्म करके वो कितना टाइम लगेगा? देखिए इसका ऑक्शन प्रोसेस हो चुका है, टेक्निकल जो बिड्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं, उसमें जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं उनको इंटीमेट कर दिया गया है। अब इसमें सिर्फ हमने जो फाइनेंशियल बिड्स ओपन करनी है, फाइनेंशियल बिड्स जब हम ओपन करते हैं तो उसके बाद हम 7 से 8 दिन में जो भी कंसर्न्ड कंपनी जो भी विन करती है मैक्सिमम बिड दे के उसको इंटीमेट कर देते हैं। लाज़मी बात है जब इतनी बड़े तादाद में और इतने मायारी झूले हमने लगाने हैं तो उनको हम जो है वो तकरीबन 60 से 80 डेज़ का एक पीरियड देते हैं जिसमें उन्होंने ज़रूर इसको इंस्टॉल करना है। तो आप काम जो शुरू है वो इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में हो जाएगा और हमारा ये कोशिश है कि महीने डेढ़ में जो है वो जिस पे जो बेसिक झूले हैं वो यहाँ पर चालू हो जाएं। अच्छा, ये फैज़ साहब आमतौर पे आप जितनी भी बातें कर रहे हैं सर, माजी के अंदर हमने देखा कि PHA को जो बजट के अंदर जो हुकूमती बजट होता है उसमें इग्नोर किया जाता है, तो ये किस तरह फंडलैंड और दीगर जो बातें आप कर रहे हैं ये किसको किस तरह पूरा करेंगे, फ़ंड कहाँ से आएंगे? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसमें दोनों एंड्स पे हमने किया। हमने गवर्नमेंट को जब हमें डायरेक्शन मिली तो हमने अपने ओन सोर्स जो है वो भी आप जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तकरीबन 1 अरब से नीचे था, तो पिछले साल हमने 2 अरब 60 करोड़ रुपये उससे कमाया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो हमें 3 अरब से ऊपर चले जाएंगे जो हमारी ओन सोर्स इनकम है। उसमें हमने मार्केटिंग में तमाम जितने रिसोर्सेज हो सकते थे वो टैप किए हैं, डिजिटल स्ट्रीमर्स लगवाए हैं, स्क्रीन्स लगवाई हैं, मार्केटिंग के जो एवेन्यूज़ निगलेक्टेड थे हमने वहाँ से तकरीबन 1 अरब रुपया जो है वो 1 साल में एडिशन की है। हमारी इस कारकर्दगी को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी हमारे जो रेगुलर फंड्स थे उनमें काफ़ी इजाफा किया है। पिछली दफ़ा भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे बहुत हेल्प की, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे स्पेशल ग्रांट्स हमें दी। तो अब दोनों एंड से काम जो बेहतर हो रहा है और ये जो खास तौर पर जो फंड लैंड्स वगैरह होते हैं इसमें तो हमने उल्टा हमें इनकम जो हमारा 3 करोड़ रुपये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें सालाना इनकम होगी जिस कंपनी को हम फंड लैंड दे रहे हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में, लेकिन वो अल्लाह के फजल से वो इतनी अच्छी गई, हमारा कंपटीशन गया कि हमें 5.25 करोड़ रुपए की बिड मिली है। तो वो उल्टा इससे हमें वो खुद इंस्टॉल भी करेंगे, चलाएंगे भी और हमें PHA को उससे फ़ायदा होगा, हमारा उस पर खर्चा नहीं। वही मॉडल रेस कोर्स में भी अडॉप्ट कर रहे हैं? वही मॉडल रेस कोर्स में भी। तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा? ये इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 8 से 10 दिन में, तो फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन वो शुरू कर देगा। इंस्टॉलेशन में उसको नहीं जी, बहुत शुक्रिया राना भाई हमारे साथ मौजूद थे। और बच्चों आपने परेशान नहीं होना, तसल्ली रखिए, 1 से 1.5 महीने में दोबारा से झूले लग भी जाएंगे और उस पर आप झूल भी सकेंगे, एंजॉय भी कर सकेंगे। आप उस पर झूल भी सकेंगे। तो जी हम देखते हैं कि दावे कब तक सच होते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपको मजा आएगा। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। सुबह खैर, उम्मीद है आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। कुछ बात हो जाए यंग टैलेंट की जिसकी कमी नहीं है पाकिस्तान में। और लाहौर पुलिस की अगर बात करें तो एक ऐसे जवान हैं लाहौर पुलिस के जो जराइम पेशा अफराद से निपटने के साथ साथ रंगों से भी खेलते हैं। और इस जवान से हमें मिलवाएंगे हमारे नुमाइंदे भी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ ही वो नौजवान मौजूद हैं, सैयद जैन शाह। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। जैन, ये समझ नहीं आई, ये तो खुला तजाद है। एक तरफ रफ एंड टफ काम है, पुलिस की जो ड्यूटी है जराइम पेशा लोगों से निपटना, और फिर मुसव्वरी भी, ये आइडिया कैसे आया? सर पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और आपके जो इदारा है उसको अप्रिशिएट करूंगा कि जो इतने कम टाइम में आप माशाल्लाह इतनी ग्रूमिंग कर रहे हैं। और सेकेंडली खराज तहसीन पेश करूंगा कि आप यंग टैलेंट को सोसाइटी में सामने लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, आप डिजर्व करते हैं आप जैसे टैलेंट सामने, जो कि एक सोसाइटी में बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है सर। और सेकेंडली सर जो बात आती है कि ये पुलिस की जॉब और ये आर्टिस्ट और ये वो, क्योंकि पुलिस वालों के दिल कहा जाता है बड़े सख्त होते हैं और मुसव्वरी बड़ा मिजाज लोगों का काम है। मोहतद लोगों का यही सवाल है मुझसे कि यार ये कैसे आप मैनेज करते हैं कि मतलब आर्टिस्ट जो होता है वो तो एक बड़ा पोलाइट होता है, सेंसिटिव होता है और उसके एज़ कम्पेयर टू अदर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं काफ़ी सर ऐसे होता है कि जब हम मतलब ऑन रोड होते हैं, जब ड्यूटी पे होते हैं तो उस टाइम का बिहेव मतलब आपको अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर
सिचुएशन आपको अप्लाई करना पड़ता है अपने आप पे। और जब आप मतलब ड्यूटी से फ्री होके घर आते हैं तो वो एकदम वो जैसे वो अंदर से वाइब्स आती हैं कि 90s का चेंज आ गया। बिल्कुल बिल्कुल अंदर का आर्टिस्ट जाग जाता है। बिल्कुल यही एग्जैक्टली तो आपके अंदर से एक अच्छी सी वाइब्स आने लग जाती हैं। लेकिन सर ये है कि मेरी इस जॉब से मेरी जो आर्टिस्टिक जर्नी है उसमें मुझे बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी चोर डाकू के सामने आपके अंदर का आर्टिस्ट जाग गया, उस पर तरस खा गया, उसके ऊपर मुसव्वरी करनी शुरू वो कर दी? उसने कोई ऐसा आपके साथ बर्ताव किया हो कि आपको रहम आ गया, आप पोर्ट्रेट बनाने दिल मोम हो गया हो? नहीं सर, मुझे तो ओबियसली आता ही आता है क्योंकि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, अंदर एक जो इंसान है वो आर्टिस्ट मेरा तो हो गई। लेकिन उनका भी यही एक मेरे से सवाल होता है कि आप मतलब पुलिस वाले लगते नहीं। इवन मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, कोलीग्स हैं, वो यही कहते हैं कि यार आपका जो एक एक्सेंट है, आपका जो एक अंदर का लहजा है वो पुलिस ऑफिसर वाला नहीं है। अच्छा, हम आपका आर्ट भी दिखा रहे हैं साथ साथ विंडो में, तो क्या कुछ अभी तक आप बना चुके हैं? और आप बता रहे हैं कि आप गोल्ड लीफिंग से भी काम करते हैं, ये डिफरेंट आर्ट दिखाई दे रहा है। सर देखिए, आर्टिस्ट जो होते हैं ना वैसे तो वो सब चीज़ें बना सकते हैं, लाइक वाटर कलर, एक्रेलिक, स्केचिंग, पेंटिंग, लैंडस्केपिंग, कुछ भी। आर्टिस्ट को अपना एक मखसूस नाम बनाने के लिए कुछ एक यूनिक वर्क करना पड़ता है जो कि इन फ्यूचर वो अपने काम से जाना जाए, जो आपकी पहचान बने। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। तो सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से इस चीज़ पे वर्किंग करना शुरू कर दी थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मैंने अपना जो यूनिक वर्क है उसकी एक इन्वेंशन की है, क्रिएशन की है, जो कि इस टाइम भी NCA यूनिवर्सिटी में जो एग्जीबिशन है वहाँ पे डिस्प्ले है। उसमें सर ये होता है गोल्ड लीफिंग का मैं वर्क कर रहा हूँ। कैनवस के ऊपर मैं प्रॉपर पहले गोल्ड लीफिंग करता हूँ। गोल्ड लीफिंग करने के बाद देन उसके ऊपर मैं जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हेरिटेज, वो आफ्टर सेपरेशन जो कि हमारे हिस्से में आए थे, मैं वो बना रहा हूँ। अच्छा सर, इसके पीछे ना दो मैसेज हैं मेरी पेंटिंग के। वो ये कि जो मैं गोल्ड लीफिंग कर रहा हूँ वो जो हमारा गोल्डन पीरियड था जो कि गुजर चुका है, अब अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिलता। उससे रिलेट किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको मैच कर रहा हूँ गोल्डन डेज के साथ, गोल्ड लीफ को। अच्छा, आपकी स्टडीज़ जो थी वो भी फाइन आर्ट्स से रिलेटेड थी या फिर आपने जैसे से एज अ शौक लिया और उसके बाद? एग्जैक्टली मैं बेसिकली जो आर्टिस्ट होता है ना वो बनता नहीं है, बाय बर्थ होता है। तो मैं बाय बर्थ आर्टिस्ट था। और उसको निखारने के लिए फिर आपने NCA ज्वाइन किया? बिल्कुल बिल्कुल, आपको खुद को तराशने के लिए, खुद को अपने आप को मतलब उस चीज़ में ढालने के लिए, यूनिकनेस चीज़ को पता करने के लिए आपको कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, नोक पलक सीधी करने। बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। जिसके लिए मैं फिर NCA गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके मुझे पता चला कि यार मैं तो जितना कुछ पीछे किया था वो तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ तो यहाँ। आप बता रहे थे कि IG साहब इसमें आपको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अपनी जॉब से काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये सारा क्रेडिट जो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जनाब IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर, ये उनको जाता है। उन्होंने मेरा काम देखा, आर्ट से रिलेटेड जितना था, उन्होंने एक तो कहा कि बेटा मेरे ऑफिस के लिए पेंटिंग्स बनाए, वो मैंने बनाई उनकी CPO जो हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो देन उन्होंने एज अ रिवार्ड उन्होंने देखा कि यार आप लोग तो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप लोगों को तो मज़ीद और निखारना चाहिए और एक्सपर्ट्स के पास भेजना चाहिए। सर उन्होंने फिर अपना हमें स्पॉन्सर किया और अपने डिपार्टमेंट के थ्रू उन्होंने हमें NCA कॉलेज भिजवाया, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हम प्रॉपर क्लासेस ले रहा हूँ मैं, और ले के जो मज़ीद अंदर जो खामियाँ हैं या थोड़ी बहुत कमी पेशी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमूमी तौर पे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल जब करते हैं या अपनी ड्यूटी से हट के कोई काम करते हैं तो उन्हें उनकी सरजनिश होती है, उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है। तो IG साहब को यकीनी तौर पे आपका काम सराहा उन्होंने, ये अप्रिशिएटेबल है। सर देखिए ऐसे है, जिस काम में तो कोई एक अच्छा मैसेज है, कोई मुस्बत रोल अदा कर रहा है तो IG साहब उसको प्रमोट, एक्नॉलेज करते हैं, सपोर्ट ही कर रहे हैं। अगर जिससे देखें कोई ऐसा कोई पुलिस अफसर कोई मैसेज कन्वे कर रहा है जिससे पुलिस की वो शर्मिंदगी का बाइस हो रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली फिर कोई भी नहीं चाहेगा। तो आपके कोलीग्स भी सपोर्ट करते हैं समटाइम, क्योंकि टफ ड्यूटी होती है पुलिस वालों की, इतना तो हमें पता है। तो आपके कोलीग समटाइम अगर आप कहीं बिजी हों या अपने काम में बिजी हों तो आप फेवर भी लेते हैं और वो सपोर्ट करते हैं आपको? सर ऐसा है कि जैसे कि इंसान को एक ज़िंदा रहने के लिए कुछ खुराक की ज़रूरत होती है ना, तो मुझे इस आर्ट की ज़रूरत होती है। आप भी सोच रहे हैं कि यार पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। मैं ऑफिस में मेरी ड्यूटी थी जब मैं ऑन रोड नहीं था, तो वहाँ पे सर ऑफिस का वर्क जब मैं देख लेता ना यार मैंने एक काम कर लिया, असाइनमेंट कर लिया, बिल्कुल, तो मैं फिर उनको कि यार थोड़ा समझे, मैंने अपनी स्केच बुक साथ रखी होती थी, अपनी पेंसिल्स रखी होती थी, मैं टेबल पे बैठ के मैं स्केचिंग करता रहता था। तो मेरे कोलीग्स और जो मेरे सीनियर्स थे वो मेरी बड़ी हेल्प करते थे
वो कहते थे कि अच्छा, तो आपने कभी इस तरह से किसी का, जिस तरह से जुनेद पहले ही कह रहे थे कि किसी के लिए रहम आ गया हो दिल में, किसी ऐसे मुजरिम को आपने पकड़ लिया, कभी किसी का स्केच भी इस तरह से बैठे बैठे बनाया हो कि ये मुझे ये चेहरा बड़ा किताबी है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्यों ना इसका पोर्ट्रेट बना दूँ? यानी कि किसी चोर डाकू से प्यार हो गया? हाँ, वो चोर डाकू से प्यार ही कह सकते हैं। नहीं, प्यार तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इस तरह का इत्तेफाक हुआ है। मैंने पहले भी टीवी चैनल्स में काफ़ी बताया, उनका भी यही सवाल था कि आपने कभी ऑन रोड मतलब कोई ऐसा हो, हाँ, कोई आपने एकदम बना दिया हो, तो उसके लिए मैम ये था कि एक ना लेडी थी जिसने फेक कॉल की थी 15 पे। अच्छा। हम गए वहाँ पे, जाके जब एनालाइज किया सारा, वो जो मौका वारदात थी वो उसको देखा है और उनसे लेडी से गुफ्तगू की, तो देन हमें पता चला कि यार ये खुद ही गिल्टी हैं। फिर मैंने क्या किया, वापस आके अपने घर जल्दी से कैनवस निकाला, वो लेडी का जितना मतलब मुझे फेस याद था वो मैंने ड्रा किया। ड्रा करने के बाद जो ये फोरहेड है ना, इसके ऊपर मैंने शतरंज सी बनाई, उसके बाद सी बनाई। अच्छा, वो शतरंज बनाई ताकि मतलब नीचे लेडी का भी उसके जहन में क्या कुछ चल रहा है, चालबाजी चल रही है वो, तो वो मैं कह रहे कि मैंने अपलोड किया है सोशल मीडिया पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट। तो जैन, कितनी देर में आप किसी को देखने के फ़ौरन बाद क्या बना सकते हैं, या फिर वो चेहरा आपके सामने रहे तो या एक्यूरेट पोर्ट्रेट उसका स्केच बनाने में कितना टाइम लग जाता है? स्केच बनाने के लिए सर एक होता है इम्प्रेशनिज्म में होता है कि जस्ट आउटलाइन आपने दी और थोड़ी सी शेडिंग दी, इतना लगेगा कि यार ये फलां बंदा है, ठीक है। अगर तो आप जाते हैं डिटेलिंग में, देन वो थोड़ा सा लॉन्ग। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है जो आपका डिपार्टमेंट है, इसमें बड़ी वो हम देखते हैं मूवीज़ में या ड्रामों में कि स्केचेस बनवाए जाते हैं कि अच्छा मुजरिम नज़र कैसा आता था, आपने अगर मुजरिम का खाका तैयार किया जाता है, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर, और वो करवाया जाता है आपसे? करवाया जाता है, बिल्कुल। मैं सर्विस देता हूँ, मेरे जो डॉल्फिन में हैं, और इसके अलावा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, लाहौर पुलिस, वो मुझसे सर्विसेज लेते हैं काफ़ी कि यार ऐसे। तो आगे आपको अपने डिपार्टमेंट में इसमें बड़ा फ़ायदा हासिल होगा, मतलब एक तो आप एग्जीबिशन करवाएंगे, यहाँ पर अपना टैलेंट जो है ज़ाहिर है उसको मज़ीद प्रमोट करेंगे डिफरेंट जगहों पर, लेकिन आपको अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी इसका बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपसे स्केचेस बनवाए जाएंगे। और आप तो अगर इतना ज़हीन और फ़तीन दिमाग रखते हैं कि आंखें आपकी स्केच अपने माइंड में बना लेती हैं और उसके बाद आप उसको पेपर पर उतार सकते हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए होती है वो ये होती है कि आपको बताया जाता है कि ये उसका नोज़ ऐसी थी, आंखें ऐसी थी, आपने उस चेहरे को देखा नहीं है, विजुलाइज करना है। मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करता हूँ मैम, जो हमारे ह्यूमन के जो फेसेस होते हैं ना, इनकी कैलकुलेशन होती है। अच्छा, मैं कि जो हमारा फेस है ना, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, आप कभी भी मेजर करके देख लीजिएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। ये कैलकुलेशन होती है, आईज के बीच में एक आईज का फर्क होगा, ओके, ठीक है, हर एक का ऐसे ही होगा, एग्जैक्टली होगा तो बहुत 19-20 का फर्क होगा, अदरवाइज मोस्टली ऐसे। फॉर्मूला यही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी वो कह लें कि वो एक कैलकुलेशन निकाली होती है, तो आप ड्रा करेंगे तो आप किसी का भी बनवाना चाहेंगे तो वो बताएंगे यार इसकी आई बॉल थोड़ी सी मोटी हैं, नोज की थोड़ी, वो 19-20 आप थोड़ा सा। अच्छा जैन, कितनी पेंटिंग्स अभी तक आप बना चुके हैं और आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा आपको जो पसंद हो पेंटिंग अपनी बनाई हुई? सर वैसे तो मैं लातादाद पेंटिंग्स बना चुका हूँ बचपन से। कुछ गिनती में है? बिल्कुल गिनती में नहीं आती। उसमें ये है सर कि मैंने जो हमारी CM साहिबा हैं, उनकी जो वालदा बेगम कुलसुम नवाज साहिबा, उनका सर मैंने ना पेंसिल स्केच बनाया, और वो कह लें कि पेंसिल स्केच मैं बनाता गया और मैं उसमें ना खुबता सा गया हूँ। वैसे अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो वो कहने कि उस फेस में ना एक रूहानियत सी आने लग गई थी, वो बड़ा एक प्यारा सा फेस बनता जा रहा था। तो कह लें कि वो फिर मैंने जब टिकटॉक पे स्पेशली फिर आपने गिफ्ट किया मरियम साहबा को, उनकी वालदा को? बिल्कुल, मैं भी आपने शायद देखा हो, तो वो गिफ्ट किया, उन तक गया है, हमारे जो IG साहब हैं उनके थ्रू ही गया है उन्होंने। अच्छा, तो कहने कि वो CM साहिबा की तरफ से बड़ी मोहब्बत मिली, बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार मतलब हमारे मुल्क में तो ठीक, लेकिन फोर्स में भी ऐसे बंदे हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिनका दूर दूर तक इस चीज़ से ताल्लुक है। फ्यूचर में आप किस प्रोफेशन को, क्योंकि 2 टैलेंट हैं आपके पास, एक तो आप फोर्स का हिस्सा हैं, दूसरा फिर मुसव्विरी भी, तो फ्यूचर में किसको आगे लेके चलने का इरादा है, दोनों को इसी तरह साथ लेके चलेंगे? सर देखिए, मुसव्विरी तो मैं पहले से करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे जो इज़्ज़त बख्शी है वो इस मेरे डिपार्टमेंट ने बख्शी है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो बेवफाई हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं इन दोनों को चीज़ों को साथ लेके चलूँ, ताकि ये मेरा प्रोफेशन हो और जो आर्ट है मेरा वो पैशन, दोनों को मैं साथ। तो इस पैशन में टारगेट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक आपने नहीं बनाई और आपकी ख्वाहिश है कि मैं ये बनाऊँ, तो एक इनर सेटिस्फेक्शन आपको होगी? सर अभी तक मेरा जो एक मेन टास्क है वो 2 हैं।
फर्स्ट ये कि जो हमारे मुल्क की सतह पे जो गैलरीज़ हैं, बड़ी बड़ी गैलरीज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा काम वहाँ पे डिस्प्ले हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता, कुछ मेरे पास इतने आर्ट वर्क्स नहीं हो पाते ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ताकि मैं अपने आर्ट वर्क्स को लेके जाऊँ वहाँ पे डिस्प्ले कर सकूँ। एक ये मेरी विश है कि मैं अपने जो मुल्क में गैलरीज हैं वहाँ पे मैं काम डिस्प्ले करूँ। सेकेंडली सर मेरी एक ये विश है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन करूँ, जिसमें मैं अपना इसी काम को आगे लेके जाऊँ, अपने मुल्क का, अपने मुल्क की जितनी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, अपनी फोर्ट, मैं इन सब का नाम रोशन करूँ। आपने बताया कि आप हेरिटेज के ऊपर काफ़ी काम भी कर रहे हैं, प्रिजर्व करने का आपका प्लान है कि जो आने वाली हमारी नस्ल है वो उनको पहचान सके, देख सके, जान सके, जो कि मालूम होती जा रही हैं ये चीज़ें। तो क्या आपने किसी म्यूज़ियम में रखने का प्लान किया हुआ है, किसी जगह को आपने गिफ्ट करने के लिए सोचा हुआ है कि मैं ये बना के इस जगह के लिए मुख्तस करूँगा, कुछ ऐसा भी प्लान? बिल्कुल बिल्कुल मैम, इस टाइम तो वैसे मेरे 2 से 3 क्लाइंट्स हैं जिनके मतलब जिन्होंने पेंटिंग्स बाय कर लिए मेरे, जो मैंने बनाई उन्होंने देखते साथ ही वो शॉक्ड हुए कि यार ये यूनिक आर्ट है, ये तो आज तक पहले किसी ने बनाया। चले मेरे लिए कह लें कि बहुत मुझे मोटिवेशन मिला कि मेरी पेंटिंग सेल आउट होगी और उनके घर लगी। मेरा मकसद तो पूरा हो गया भाई, प्रिजर्व हो उनके घर। अच्छा, इसके अलावा IG ऑफिस है हमारा, वहाँ पे मेरी पेंटिंग्स लगी हैं इसी तर्ज पे, वो मतलब वहाँ पे मेरे। अच्छा, कितने में आप ये पेंटिंग, अगर मैं और जुनेद चाहें आपसे अपने अपने स्केचेस पोर्ट्रेट बनवाना है तो कितने में आप हमें बना दें? मतलब चार्ज क्या करते हैं आप अगर लोग आपसे बनवाना चाहें? पोर्ट्रेट में ना टाइप्स आ जाती हैं। आप ब्लैक एंड वाइट चाह रहे हैं पेंसिल में, या आप कलर पोर्ट्रेट में जा रहे हैं, इसकी टाइप्स होती हैं। जो इकोनॉमिकली होता है ये चारकोल पेंसिल्स का स्केच होता है, जो कि इकोनॉमिकली होता है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है आराम से। जब आप कलर में जब शिफ्ट होते हैं तो देन उसको वो ज़रा कॉस्टली होता है। उसमें एक तो कलर्स आप थोड़े से अच्छे विंसन न्यूटन के लगाते हैं, कैनवस आपका अच्छा होता है, इसके मतलब ये तो पेपर होगा, फिर वो कैनवस पे शिफ्ट होंगे। चलें, हम भी आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। टैलेंट है और काबिल तारीफ़ है, और इस टैलेंट को और अपनी ड्यूटी को एक साथ लेके चलिए और इसी तरह से अपना नाम बनाइए, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। बहुत शुक्रिया। सैयद जान शाह हमारे साथ मौजूद थे और ये पाकिस्तान का टैलेंट है। फोर्स के अंदर भी इस तरह का टैलेंट होना एक रेयर बात है और उसको खूबसूरती के साथ दोनों अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। बिल्कुल जी, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं टैलेंट की। खूबसूरत आवाज़ जो है वो भी एक तोहफ़ा है और बहुत सारी आवाज़ें जो आप अपने इर्द गिर्द अपने इतराफ़ में सुनते हैं, इन आवाज़ों पर बात करेंगे। बहुत सारी आवाज़ें ऐसे जो पहचान बन चुकी हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खूबसूरत आवाज़ों की। खूबसूरत आवाज़ एक तोहफ़ा है और एक ऐसी आवाज़ जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करे। ऐसी ही एक आरजे जो पाकिस्तान की बहुत सारे आरजेज़ में से एक वो आरजे हैं जिनकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में गूंजती है, रोज़ सुनी जाती है। कौमी इदारों की बात करें या फिर हम PIA, मेट्रो बसेस और बहुत सारी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज जो उनकी आवाज़ जो है वो चलाते हैं, और आप लोगों को समटाइम वो आवाज़ सुन के बुरा भी लगता है, समटाइम अच्छा भी लगता है, समटाइम बुरा भी लगता है। अगर मतलब आप कहें कि आपका बैलेंस ना काफ़ी है और आपका मतलूबा नंबर बंद है तो यकीनी तौर पे आपको गुस्सा आएगा। लेकिन बहुत से ऐसे मैसेज और वो नंबर अगर आपके शौहर का हो तो फिर तो बहुत गुस्सा आता है कि बंद कैसे है। अगर आगाही से मुतल्लिक है, चाहे वो सेहतयामा की बात हो रही है या पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है, कोई भी ऐसा मैसेज है तो यकीनी तौर पे आपके लिए मुआविन और अच्छा साबित हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं रिमशा बासित, आरजे हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं और आवाज़ का जादू जगाती हैं। आपको वेलकम कहेंगे रिमशा पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि क्या आपने खुद अपनी आवाज़ सुनी हो जब पहली बार, वो क्या फीलिंग थी आपकी? रिकॉर्ड करने के बाद या रिकॉर्ड करने से पहले? रिकॉर्ड करने के बाद, मतलब किसी को आपने कॉल मिलाई हो और आपको अपनी ही आवाज़ मैसेज की सूरत में सुनाई दे रही हो, कैसा महसूस हुआ? शुरू में तो बड़ी खुशी होती थी कि वाओ माय गॉड, मेरी आवाज़ मैं खुद भी सुन रही हूँ और बाकी सब भी सुन रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि नहीं, अब लोग जो है वो बहुत मजबूरी में सुन रहे हैं। अच्छा रिमशा, कभी ऐसा हुआ हो कि क्योंकि आपको पता है कि मीम्स भी बनती हैं और फिर इस आवाज़ के ऊपर लोगों को गुस्सा भी आता है। मैं जिस तरह जुनेद को कह रही थी कि अगर आपका मतलूबा नंबर बंद है, इस तरह की आवाज़ आ रही है तो आप बड़े इरिटेट हो जाते हैं, और अगर बीवी को ये आवाज़ आ रही है कि शौहर का नंबर बंद है तो उसका पारा तो और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो कभी इस तरह के भी आपको रिमार्क सुनने को मिले कि यार ये क्या है, इस तरह की आवाज़, मतलब बुरा लगता है, गुस्सा आता है? बिल्कुल, अक्सर जो है ये
अक्सर और बेशतर मुझे यही कॉम्प्लीमेंट तो सुनने को मिलते हैं कि आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ये बोलती हैं ना कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें, तो हमें बहुत गुस्सा आता है, स्पेशली तब गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है। आप खुद किसी को कॉल कर रही हो और आपकी अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही हो आपको? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई इमरजेंसी मुझे हो और मैं कॉल मिलाऊँ और आवाज़ आए कि मोअज़्ज़ज़ सारिफ, आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। और मैं कहती हूँ कि कितना इंतज़ार, जल्दी से कॉल लगाओ। अच्छा, जब आप वैसे गुफ्तगू करती हैं, क्योंकि उम्मीद तौर पे जो न्यूज़ कास्टर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, वो भी इतनी ज़्यादा खबरें पढ़ते हैं कि उनके बात करने का अंदाज़ भी हो चुका होता है, तो आप जिस तरह से ये मैसेज रिकॉर्ड करवाती हैं, आम जिंदगी में भी इस तरह सम टाइम होता है और घर वाले कह रहे हो कि भाई बस कर दो, मैसेज रिकॉर्ड ना करो, हमसे आप गुफ्तगू भी कर लो? अच्छा, मेरा जो बात करने का लहजा और अंदाज़ है वो बचपन से ही ऐसा है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए कोई नई चीज़ है। तो फैमिली को, फ्रेंड्स को मेरे स्टोन की शुरू से आदत थी कि लाइक दे ऑलवेज सेज कि तुम्हारा लहजा बहुत सोफिस्टिकेटेड है, और उसको पॉलिश जो है वो मज़ीद जो है, जब मैं आरजे बनी, जब मैं रेडियो में आई तो वो मज़ीद पॉलिश्ड हो गया। तो ये कि हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब मैं फॉर्मल बात करती हूँ तो मेरा यही टोन होता है। हाँ, इनफॉर्मल में फिर ये कि थोड़ा सा कहे होते हैं, थोड़ी सी इनफॉर्मल गुफ्तगू होती है, टोन थोड़ा पतला हो जाता है, बारीक हो जाता है, लेकिन आवाज़ की बहुत वेरिएशंस होती हैं, उसमें उतार चढ़ाव। जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको एक्सेंट देखना पड़ता है, आपको वेरिएशंस देखना पड़ती हैं, और उन एक्सेंट और वेरिएशंस को देखते हुए ही हम अपने वॉइस ओवर्स को जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारे जो इस वक्त देखने वाले हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे कहाँ आपके मैसेजेस जो सबसे ज़्यादा सुने जाते हों, ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर कीजिए ना वो मैसेजेस। जी बिल्कुल। जो मोस्ट फेमस है पाकिस्तान में वो तो आपको पता है कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। इसके अलावा एक और तो खैर नहीं, देयर प्लेंटी ऑफ वॉइस ओवर्स, जिसमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। आपने सुना होगा जैसे कि हम बैंक जाते हैं या आप नादरा चले जाएं, जहाँ पे कतार हो, जहाँ पे टिकट टोकन नंबर हो, तो वहाँ पे आप टोकन लेके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और आपको आवाज़ आती है, टिकट नंबर 205 काउंटर नंबर 4 पर तशरीफ़ ले जाएं। टिकट नंबर 204 प्लीज़ प्रोसीड टू काउंटर नंबर 4। और अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, ये आवाज़ जो है ये AI की आवाज़ है, इट्स नॉट अ ह्यूमन वॉइस, ये किसी इंसान की नहीं हो सकती, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉइस है। मैं कहती हूँ कि नहीं, ये मेरी आवाज़ है। बिकॉज इतना ज़्यादा वो रोबोटिक फील होने लगी है कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि रिमशा थोड़ा सा ह्यूमन फैक्टर दें आवाज़ में, आपकी आवाज़ बहुत रोबोटिक लग रही है। जी, इसके अलावा जो है आपने कोविड में सुनी होगी, कोविड में जो है उसको सुन के लोगों ने डोजेस लगवाई, कुछ ने तो गुस्से में लगवाई नहीं, और मैं हूँ जिसने 4 डोज जो है वो अपनी आवाज़ पे लगवाई हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाना लाजमी है, लिहाजा आज ही अपने करीबी सेंटर से दूसरी डोज लगवाएं। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, हम भी आपको देख भी रहे हैं और साथ में अब आपकी आवाज़ सुन भी रहे हैं ना, तो अगर हम आपको देख नहीं रहे होते तो हम भी यही कि ये एक AI की आवाज़ है, और हम लोग इसको कभी भी ये सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये एक रियल इंसान या एक हमारे सामने बैठी हुई किसी खूबसूरत लड़की की आवाज़ हो सकती है, क्योंकि आजकल हमारी इंटेलिजेंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम लोग उससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर रोबोटिक आवाज़ जो हमें सुनने को मिलती है, तो ये हमें अगर हम आपको देख नहीं पा रहे होते तो हम भी नहीं मानते कि ये आप ही की आवाज़ है। बहरहाल बहुत खूबसूरत। बैलेंस नाकाफी का जो मैसेज है वो यकीनी तौर पे बहुत इरिटेट करता है। तो रिमशा, जो ब्रेक में हम बात कर रहे थे, वो मैसेज जो आपने रिकॉर्ड करवाया है, वो लोग जिनका बैलेंस कभी पूरा होता ही नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है वो भी बताइएगा। देखिए, इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। मैं हमेशा से चाह रही थी कि मुझसे कोई ये सवाल पूछे और मैं इसका जवाब दूँ। आपने कॉल किया, आपके मोबाइल फ़ोन में बैलेंस नहीं है, आपको आवाज़ आती है कि मोअज़्ज़ज़ सारिफ, इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बराए मेहरबानी अपना अकाउंट रिचार्ज करें। ये तो बेसिक मैसेज हो गया, लेकिन जब बार बार लोग कॉल मिलाते रहते हैं, आप कार्ड रिचार्ज नहीं करें। जी, आप कार्ड तो रिचार्ज कर नहीं रहे हैं और आप इरिटेट हो जाते हैं। फिर मेरा यकीन करें, जब मुझे लोग कंप्लेन करते हैं ना कि रिमशा आपकी वजह से हमारा बैलेंस ख़त्म हो जाता है, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए एक नई टोन ले आती हूँ कि मोअज़्ज़ज़ सारिफ, आप इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, अल्लाह के वास्ते ये ले 100 रुपये, प्लीज़ अपना अकाउंट रिचार्ज कर लें। ऐसे बहुत से लोग होते हैं हमारे अपने सर्कल में भी जिनको इस मैसेज की ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो शायद
सोच रहे होते हैं कि आसमानी मदद होगी और खुद ही उनका बैलेंस रिचार्ज हो जाएगा। अच्छा, आपने बहुत सारी जगहों पर अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड करवाई है, इसी तरह के मैसेजेस आपके बहुत सारी जगहों पर चलते हैं। आपने कहा कि ये मेरी खुदादाद सलाहियत है, आपकी आवाज़, आपका लबो लहजा जो था वो शुरू से बचपन से ऐसा ही था। आरजे बनने के बाद और पहले आपने कितना डिफरेंस महसूस किया लोगों के रवैयों में, आपकी इन आवाज़ मतलब आपके आरजे बनने से पहले पहचाना जाता है आपको और बाद में? जी, अच्छा, शुरू में जब मैं वॉइस ओवर्स में भी नहीं आई थी। अच्छा, वॉइस ओवर और आरजे दो एक अलग अलग चीज़ें हैं। आरजे जो है उसका ताल्लुक रेडियो से है और वॉइस ओवर का ताल्लुक जो एड कमर्शियल्स हो गए, IVRs हो गए, डॉक्यूमेंट्री, पसे पर्दा जो वॉइसेस होती हैं उसको हम वॉइस ओवर कहते हैं। किसी भी एक चीज़ के ऊपर अपनी आवाज़ को फिट करना, दैट इज़ वॉइस ओवर्स। और आरजे जो कि जिसका ताल्लुक रेडियो से है, वो रेडियो शोज़ होते हैं जिस तरह हम लोग बचपन में भी आप लोग रेडियो सुनते होंगे FM, और मैं खुद भी FM 101 पे होती हूँ। तो उसमें ये होता है कि आरजे इज़ डिफरेंट एंड वॉइस ओवर्स आर डिफरेंट। जहाँ तक बात वॉइस ओवर्स की है, तो वॉइस ओवर्स पहले मैंने बड़े खामोशी से किए, जिसका किसी को ऐसा सच इल्म नहीं था। वो बस आपको पता है ना कि मीडिया में जब ये आ गया तो फिर सबको पता चल गया, लेकिन मैंने वॉइस ओवर्स बहुत खामोशी से किए। और उसके बाद ये था कि जब मैं वॉइस ओवर्स करती थी और नहीं भी करती थी, तब भी मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि रिमशा आपको आरजे होना चाहिए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको आरजे होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आरजे नहीं थी। फिर जब मैंने रेडियो में अप्लाई किया और उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी मेरे इंडिया में बहुत जी इंडियन जो रेडियो है, इंडियन रेडियो एंड नामवर वहाँ के जो रेडियो स्टेशंस हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था एंड दे यूज्ड टू कांटेक्ट मी, मेरा उनसे कांटेक्ट रहता है। तो लास्ट टाइम उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था एंड दे वर प्लानिंग अ बैंटर शो। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे जो चैनल्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बैठती है और वो बैंटर करती है एक दूसरे के ऊपर, तो इस तरह उन्होंने रेडियो इंडस्ट्री भी वहाँ पर बहुत करती है। तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, वहाँ के नामवर देयर इज़ अ रेडियो, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया एंड दे सेड कि आरजे रिमशा हम आप चाहते हैं कि आप हमारे शो में हमारे साथ आएँ और पाकिस्तान की तरफ से ना आप मौजूद हों और हम लोग जो है ना इस पर बैंटर करें। तो मैं क्योंकि जो है मेरा ताल्लुक यहाँ के स्टेट रेडियो से है, तो मुझे उस वक्त सच कंफर्टेबल नहीं लगा कि मैं जा सकूं। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि नहीं चला जाना चाहिए था। खैर एनीवे, अच्छा उनसे उसके बाद उन्होंने मुझसे अलग कांटेक्ट किया, उनके प्रोड्यूसर्स ने अलग कांटेक्ट किया कि उन्होंने कहा कि मैडम हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वी विल गोना टॉक टू द मैनेजमेंट, आप बस हमारे शो में आ जाएं। तो मैंने कहा देखिए और भी तो आरजेज हैं, मुझे तो स्पोर्ट्स के बारे में इतना कोई इल्म भी नहीं है। कहने कि नहीं, बात स्पोर्ट्स की नहीं है, बात ये कि आप इंडिया में पॉपुलर हैं। तो मैंने कहा ओके, मुझे ये आइडिया नहीं था। खैर उसके बाद जो है आपको याद होगा जो मौका मैंने जिन्होंने मौके के ऐड बनाए, ही हिमसेल्फ कॉन्टैक्टेड मी, हिज नेम इज़ विशाल। तो विशाल कॉन्टैक्टेड मी एंड विशाल सेड कि रिमशा मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना वो पाकिस्तान से मेरे शो में शिरकत करें एंड मैं खुद पाकिस्तानी बनूंगा उसके अंदर। तो मैंने विशाल से कमिटमेंट की कि नेक्स्ट जब भी होगा तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर विद यू और मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगी मौका पर्सन के तौर पे। जबरदस्त, इस तरह के मैसेज रिकॉर्ड करवाती रही रिमशा। अब तक कितने मैसेजेस, कोई गिनती है, आपने कितने मैसेज रिकॉर्ड करवा दिए और आपका फेवरेट कौन सा मैसेज है? लातादाद है, गिनती नहीं कर सकती मैं क्योंकि ब्रांड्स आपको पता है आ रही होती हैं जा रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की टॉप टायर ब्रांड्स इसमें कॉर्पोरेट मेरे क्लाइंट्स हैं और टॉप एलीट क्लाइंट्स पाकिस्तान के जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। IVR आप लोग सुनते हैं, अब क्योंकि मैं एक न्यूज़ पे बैठी हूँ तो चले मैं एक न्यूज़ के लिए कर दूँ। जैसे अगर कोई बाहर से एक न्यूज़ कॉल करे और कॉल करता है तो एक आवाज़ उसको सुनाई देती है, थैंक यू फॉर कॉलिंग एक न्यूज़। एक न्यूज़ कॉल करने का शुक्रिया। उर्दू में मालूमात के लिए एक प्रेस कीजिए, फॉर सर्विस इन इंग्लिश प्रेस 2। ओके, HR में बात करने के लिए एक प्रेस कीजिए, अकाउंट्स में बात करने के लिए 2 प्रेस कीजिए। जी अच्छा, ये जिस तरह अभी आप बता भी रही थी कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि AI जनरेटेड आपकी ऑडियो है, लेकिन अब चूंकि AI का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसको पहचानना भी आम बंदे के बस की बात नहीं है। आपने कभी ऐसे महसूस किया कि आपने वो मैसेज रिकॉर्ड भी नहीं करवाया और आप ही की आवाज़ में आप सुन रही हैं और वो वाकई में AI जनरेटेड ही है? इस तरह के ना 1-2 अटैम्प्ट हुए थे मेरे साथ
कुछ शरारती लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरी वॉइस को जो है वहाँ पे कोशिश की गई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सकी थी, उनकी कोशिशों पर नाकाम हो गए थे। देखिए एआई की आवाज़ कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन ह्यूमन की आवाज़ जो है वो ह्यूमन की ही होती है। लेकिन आपको पता है रिमशा कि एआई ने तो पूरी लड़की बना दी है। एआई तो इतना काम कर रहा है कि उन्होंने पूरी लड़की बना दी है, उसकी बिल्कुल मैंने फीचर्स आप देखें तो आप जज नहीं कर सकते हैं इंडीड इंसान है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें होता ये कि असल में देखें जो आप बात करी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखी हुई मैंने इस चीज़ के ऊपर। तो होता हुआ ये था कि मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मैं थोड़ा सा मोहतात होगी कि यार कोई मेरी आवाज़ ना कॉपी कर ले इस तरह, और कोशिश की गई थी, मैंने आपको जैसे बताया। बट द थिंग इज दैट कि जब वो चीज़ सामने आई तो उसमें फिर भी डिफरेंस था। ज़बरदस्त। और आपकी खूबसूरत आवाज़ को उस तरह से कॉपी करना यकीनी तौर पे किसी कंप्यूटर के या एआई की बस की बात नहीं है। इसी तरह से ज़बरदस्त मैसेज रिकॉर्ड करवाती रही हमारी आवाम की आगाही के लिए। बहुत शुक्रिया रिमशा, हमारे साथ मौजूद थी रिमशा बासित। और अब कुछ बात हो जाए एक ऐसे कस्बे की जहां हर शख्स हवाई जहाज़ का मालिक है। बिल्कुल जी, और वो कस्बा जहां हर शख्स हवाई जहाज़ का मालिक है, जहाज़ का सफ़र करना हर एक की ख्वाहिश होती है। और लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा कस्बा है जहाँ पर हर बंदे के पास हवाई जहाज़ है, अपना ज़ाती हवाई जहाज़। ये कस्बा कहाँ पर है? और ये कस्बा जो है ये इसमें पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, अमेरिका में मौजूद है। जी, और अमेरिका में मौजूद है। और इसका जो आमदरफ्त का ज़रिया है वो तरीक़ाकार है, वो सिर्फ एक हवाई जहाज़ है। आपने सब्ज़ी भी ख़रीदने जानी है, अब अपना हवाई जहाज़ निकालेंगे और आप जाएंगे और अपने लिए सब्ज़ी ख़रीद कर लाएंगे। आपके ऑफिस जाने के लिए भी आपके जो पास होगा मौजूद होगा वो अपना हवाई जहाज़ होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके भी घर के बाहर एक हवाई जहाज़ खड़ा हो? उसके लिए लेकिन उसके फ्यूल सड़कें हैं, उसके ऊपर तो गाड़ी का चलना मुश्किल होता है, इतने खड्डे होते हैं पाकिस्तान की सड़कों पे। खैर हर जगह तो ये हाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हवाई जहाज़ का सड़कों पे चलना खैर इतना आसान नहीं होगा। हाँ, मोटरवे पे बास जगह ऐसी बनाई गई हैं, रनवेज बनाए गए हैं जहाँ पे ये जी कैलिफोर्निया में कैमरून पार्क नामी ये ऐसा कस्बा है जहाँ पर घर के बाहर जो आप पूछ रहे थे ना कि कहाँ पर है, आप मेरे ख्याल में जाना चाह रहे हैं और आप सोचते हैं कि वहाँ पर घर होना चाहिए और बेंगलोर के सामने एक हवाई जहाज़ खड़ा होना चाहिए। आपने दही लेने जाना तो आप चलो वाह ज़बरदस्त, निकालें ज़रा दही लेकर आते हैं, अंडे लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर फ्यूल भी इतना ही सस्ता होगा ना, आप देखें। अच्छा, ये सुबह जो था ये यहाँ पर ना बहुत सारे वो थे जो रनवे थे बहुत ज़्यादा बनाए गए थे। यहाँ पर जो बनाए गए थे हवाई जहाज़ अड्डे वो बहुत ज़्यादा बनाए गए थे। तो बाद में इन्होंने यूटिलाइज़ करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को ये जगह दी है जो रिटायर्ड यहाँ पे बाकायदा टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए मखसूस किस्म की सड़कें बनाई गई हैं ताकि कोई मसला ना हो, कोई हादसा ना हो। इस इलाके का तारीखी पस मंजर ये है कि इस इलाके में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ज़रूरतन हवाई अड्डे बनाए गए थे और जंग के बाद इसे गैर फाल किया गया। तो हुकूमत ने इन्हें कारामद बनाने के लिए इन इलाकों में रिटायर्ड फौजियों को बसाने का फैसला किया। तो जनाब ये आम शहरी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये तैयारे मौजूद हैं और वो उड़ाना जानते भी हैं। आप उड़ा पाएंगे? आपने तो किसी ना किसी बेंगलोर के बीच में मारना है, क्रैश लैंडिंग करवानी है आपने। बहरहाल जी, बहुत एक मुनफरद ये इलाका है जहाँ पर तकरीबन 124 घर हैं और हर घर के पास जो है वो अपना अपना तैयारा मौजूद है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाएगा, कहीं अपना तैयारा खरीदने मत चल पड़िएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। कुछ बात होगी मौसम की, क्या वाकई में सर्दियाँ जल्दी आ रही हैं या सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं? बिल्कुल ऐसे मौसम बड़ी जल्दी से तब्दील हो रहा है और तब्दीली जो देखी जा रही है इसमें बड़ी खुनकी सी महसूस होती है। तो सर्दी जल्दी आने वाली है। एक वजह यह भी महसूस होती है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के असरात शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से और दुनिया भी इस पर काम कर रही है। दुनिया को भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जो दर्जा हरारत में तब्दीलियाँ हैं, जो मौसम की शिद्दत है, चाहे वो गर्म मौसम हो या सर्द मौसम हो, मौसमों की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। हम पाकिस्तान के अंदर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सर्दियों का दौरानिया पहले 5 से 6 माह हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 2 माह रह गए, सिर्फ 1 से 2 माह पे मुहित हो चुका है। लेकिन उसकी अगर इंटेंसिटी की बात की जाए, शिद्दत की बात की जाए तो वो कई गुना बढ़ चुकी है। स्मॉग में कई गुना इजाफा हो चुका है, ठंड की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हम यूँ होता है कि हर साल वेट कर रहे होते हैं कि ठंड आ नहीं रही, उससे जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, उनकी काश्त में, उनकी पैदावार में भी फ़र्क पड़ रहा है और इंसानों पे, शहरियों पे तो उसके असरात मुरतब हो ही रहे हैं। तो इस बार भी ये बात ज़ोरों से डिस्कस हो रही है कि क्या वाकई में सर्दियाँ वक्त से पहले आने वाली हैं या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं।
इस पर हतमी तौर पे हमें जो एक्सपर्ट की राय है, जो ओपिनियन है, वही लेनी पड़ेगी वो और वही बता लेनी सकते पड़ेगी हैं और वही कि- बता सकते हैं, ताकि इस हवाले से भी जाना जान सके कि इसके लिए तैयारी क्या है। बिल्कुल ऐसा ही। आप ऐसा करें जुनेद, आप अपने स्वेटर्स, जर्सियाँ, हम पहले आप निकाल अपने कंबल, ब्लैंकेट, आप सब कुछ खैर, निकाल अभी लें, तक आप तो तैयारी जितनी मुकम्मल धूप रखें। निकल रही है, मेरे नहीं नहीं ख्याल जुनेद, मेरी बात सुने, आपने अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है, कोई पता नहीं है, या जैकेट देख के वैसे ही बंदे को गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप अपनी तैयारी तो मुकम्मल रखें ना। मैं आप अपनी तैयारी पूरी जी आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, क्योंकि सर्दी कभी भी अटैक कर सकती है। मैं सियाचिन में और थोड़ी शिफ्ट होने वाला हूँ कि मैं अपनी तैयारी पूरी रखूँ। मैं अभी यहाँ लाहौर में मौजूद हूँ और आपको पता है लाहौर का जो मौसम है उसकी एक खूबी ये भी है कि यहाँ पे बाकी पाकिस्तान की निस्बत बारिशें ज़रा कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं साकिब साहब, साकिब हुसैन सर। यही सवाल जो इशाल ने आपसे पूछा था कि क्या वाकई में सर्दियाँ इस बार जल्दी आने वाली हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर वक्त पर आएंगी मामूल के मुताबिक? देखिए जी, अभी फ़िलहाल तो मौजूदा जो है मानसून स्पेल चल रहा है और सितंबर में जो है मानसून एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन ये है कि जो सर्दियां होती हैं नॉर्मली जो होता है दिसंबर के एंड में जो सही सर्दी होती है वो स्टार्ट होती है। तो फ़िलहाल जो टेम्परेचर्स हैं, जो उनके अंदर वेरिएशंस हैं, वो तो नॉर्मल के मुताबिक ही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो ये जस्ट अफवाहें ही हैं, क्योंकि जो दिसंबर का महीना होता है, जो एंड ऑफ दिसंबर होते हैं, आखिरी 10 दिन, इन दिनों में जो होती हैं टेम्परेचर्स काफ़ी हद तक डाउन हो जाते हैं, 20 से नीचे चले जाते हैं। फिलहाल जो टेम्परेचर हैं वो 20 से 25 के तक। सर आप कह रहे हैं सितंबर में बारिशें जो है वो मुतवक्के नहीं होती हैं, बारिशें नहीं होती हैं। हमने देखा कि इससे पहले अगस्त में ही बारिशों का सुना जाता था, या फिर दिसंबर में सुना जाता था कि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। हम अपने बचपन की अगर बात कर लें, गाने भी बड़े बने हैं, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। अब तो हर महीना ही भीग जाता है, अब तो पता ही नहीं चलता। ये सारा कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से है या कोई और वजूहात भी हैं? देखिए जी, क्लाइमेट इम्पैक्ट तो पाकिस्तान विदन 10 जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल है, उसमें 7th नंबर है। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो है, क्योंकि एक स्टडी है उसके मुताबिक जो है जो सर्दियां हैं वो तकरीबन 10 दिन जो है रिड्यूस हो गई हैं, और जो गर्मियां हैं वो प्रलोंग हो गई हैं 10 दिन। तो उसकी वजह से जो है ये सारा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। बाकी जो इंटर वेरिएबिलिटी होती है एनुअल जो होती है, कि सर्दियाँ बाज़ औक़ात होता है कि टेम्परेचर, अब अगला जो महीना आने वाला है इसमें स्मॉग है, स्मॉग में जो होती है जो टेम्परेचर्स होते हैं वो आप समझ ले, एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा साकिब साहब, ये स्मॉग हमें इन्हीं महीनों में सितंबर और अक्टूबर में ही ज़्यादा क्यों महसूस होती है? इसके मौसम के साथ इसका क्या ताल्लुक है? बेसिकली ये वो महीने हैं जिसके अंदर ना विंड्स काम हो जाती हैं, विंड जो होती हैं वो मूव यानी कि ब्लो नहीं करती ज़्यादा। और दूसरा ये है कि बारिश भी बहुत कम होती है अक्टूबर में, अक्टूबर और नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो बारिश ना होने के बराबर होती है। और दूसरा ये है कि जो कटाई होती है फसलों के जो रेजिड्यू होते हैं उनको जो फार्मर्स हैं वो उसको आग लगाते हैं जी, और जिसकी वजह से जो होता है कि स्टैग्नेंट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जो भी रिलीजेस होती है, चाहे वो पेट्रोलियम का हो, चाहे वो लकड़ी की आग से हो, या भट्टा मालकान की वजह से हो, ये सारी चीजें जो होती है अकोमुलेट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से फिर स्मॉग बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया साकिब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना है कि 10 दिन का तकरीबन फ़र्क पड़ेगा, और फ़र्क इस तरह से बढ़ेगा कि गर्मी 10 दिन बढ़ चुकी है, सर्दी में कमी वाक़ई होती है। नहीं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, गर्मी का जो दौरानिया है वो काफ़ी लंबा हो चुका है और सर्दी का दौरानिया कम हो गया। आप परेशान हो रही हैं उस, मैं परेशान हो रही हूँ उन गानों की वजह से, बिल्कुल, जिसमें शेर व शायरी में अगस्त का जिक्र है, तो अच्छी बात है। अगस्त का नहीं, दिसंबर का हुआ करता था। अगस्त तो सावन का महीना कहा ही जाता था कि इसमें बारिश दिसंबर का जिक्र है, तो अच्छा जो बाकी भीगा सारे भीगा महीनों को दिसंबर होता था। अब तो सारे महीने ही भीगे हुए हैं, मतलब कोई कहा ही नहीं जा सकता किस महीने में बारिश होगी, क्योंकि ये सारी जो इसके पीछे इन सबके पीछे अवामल जो कार फरमा है वो मौसमी तब्दीलियाँ हैं, वो हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो यकीनी तौर पर सर्दी तो अभी नहीं आने वाली है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।